एक बात की है कि पोर्नोग्राफी जो है ब्लास्फेमी वो ज़्यादा इशू, तो आपके मुताबिक जो आप ये ये सारा 2017 आपने का स्टार्ट हुआ है, 2022 से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब आपका मेन कंसर्न वो है, उसके अलावा जितनी बाकी गुस्ताखियाँ हो रही हैं वो मेन कंसर्न। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हमारे दीन की हुर्मत इतनी ज़्यादा ये मतलब फालतू पड़ी है माज़अल्लाह इन लोगों के नज़दीक। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 295C का जो मिस यूज़ है वो हो रहा है। दो बातें, एक तो ये मिस यूज़ हो रहा है, लेकिन मिस यूज़ जब हम कहते हैं तो उसको हमें दोनों हिस्से हमें देखने हैं। एक केस खुद सजा नहीं बन जाता, अगर अदालत उसको छोड़ भी दे तो हमारा मुआशरा उसको छोड़ देगा। देखिए जो पोर्नोग्राफी ब्लास्फेमी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं? हाँ, उस फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर ब्लास्फेमी रिकॉर्ड होती है ना। 295C के जो FIR है वो ऐसे नहीं है कि आप जाएं और FIR करा दें और FIR हो जाएगी। सर आपके पास ताकत है तो आप लगवा सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे। देखिए उसमें होता ही है, हाँ, ये जो ताकत वाली आपकी बात की जी, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आई एब्सोल्युटली एग्री। आपके नज़दीक वो क्या चीज़ें हैं जो इसमें मॉडिफाई की जा सकती हैं 295C में? कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक मेलाफाइड FIR थी, तो फिर जिसने कराई है उसके ऊपर एग्जैक्टली यही प्रोविजन वापस रिवर्स होगी। उसकी आपने आसानी से ये बयान तो कर दिया, लेकिन इसमें ये भी कंडीशन तो हो सकती है, उसको कौन देखेगा कि जिसने शिकायत की है वो आशिक रसूल था। जब मैं कहता हूँ ना कि जब साबित हो जाए तो साबित हो जाए का मतलब है साबित हो जाए। आपके हवाले से ये भी बयान किया जाता है कि आपने वो कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं उनको आपने RCM भी डिक्लेयर किया आपके, हालांकि आपके पास कोई RCM वालों के उनसे आपको कोई एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने आपको एविडेंस दिया हो कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। एक जो मुझ पे आपने इल्ज़ाम लगाना है वो तो आपका हक है। इन सब के फोरेंसिक एविडेंसेस मौजूद हैं, इनके फ़ोनों पे टेक्निकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। सर फिर आप किस गैंग को डिनाई करते रहे हैं? अगर वो गैंग कोई काम करवा रही है, कोई भी एक एक्टिविटी करवा रही है, ब्लास्फेमी की कर लें, मैं इस अभी फ़िलहाल जो गैंग की बात कर रहा हूँ, जो अभी हम ग्रोह की बात कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म ग्रोह आया हुआ है जो हमारे यहाँ ये ब्लास्फेमी की जो केसेस करवा रहा है। तो अब जिससे वो ब्लास्फेमी की केस करवा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लड़की है उससे वो करवा रहे हैं, हो सकता है उसको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको ब्लैकमेल किया गया हो। सर अब तक टोटल कितनी रिपोर्ट्स सामने आई हैं? इन पर आप दावा कर रहे हैं? 120 FIRs हैं तकरीबन। 120 है। आपने सारी पढ़ी हैं? 120 बंदे की पूरी? एक मुल्ज़म ने भी कभी किसी एविडेंस को डिनाई नहीं किया। अच्छा, मतलब इतने केसेस आपने पढ़े हैं, कोई एक भी बेगुनाह नहीं? मैं सबसे पहले मेरा मसला ये था इसमें, अगर ये साबित हो जाता है कि उसके ऊपर झूठी FIR काटी गई है जिसने कराई और है जिसने कराई है, इससे ज्यादा मैं क्लियर बात क्या आपसे कह सकता हूँ कि रैंडमली एक FIR उठाएं। मैं आपकी पॉडकास्ट में मैं कमिट करता हूँ, ये हिस्सा काट के आप अलग से शॉर्ट में लगा दीजिएगा, मैं कमिट करता हूँ कि इन FIRs में से एक FIR कोई एक उठाएं, उसका केस अगर खोलते हैं हम खोलेंगे। अगर उस आदमी पे FIR झूठी निकलती है तो कराने वाले पे 295C की FIR मैं खुद कराऊंगा। अगर कोई निकल आती है, बेशक आप कह रहे हैं कि मेरा दावा है, आप पब्लिकली उस चीज पे माफी मांगेंगे। वो तो कहानी टोटल और थी जब मैंने अदालत के डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू किए। किसी बड़े इदारे की तरफ से आप ये समझते हैं कि सपोर्ट है इस ग्रोह को, इसी ब्लास्फेमी? तो ग्रो है ही नहीं तो सपोर्ट कौन सी है भाई? सर आप कह रहे हैं ग्रो है, मैं किस ये आप कंफर्म करें। इससे पहले एक ग्रुप आया था वो भैंसाज मोची इस तरह के नाम से वो ब्लास्फेमी करते सर थे। इसमें ना एक चीज़ और शामिल कर दें, क्योंकि आपने मिलने मिलाने की वकीलों से बात की है, आप काफ़ी उलमा के पास जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं, अभी तक उनकी तरफ से आपको नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो कि इस तरह का कोई गैंग है, या क्योंकि वो जुमे भी पढ़ाते हैं, आप मिलते भी हैं, आपकी उनके साथ डिस्कशन हुई हो? और मैं यहाँ पे सैल अदीम साहब की भी बात करूँगा क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं, उनका कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया, क्या वजह है? पता है जी सबको जी, कहते कोई 35 से 40 लाख रुपया सोशल मीडिया पे खर्च किए। जो बाद में हमने तहकीक की तो उसमें बहुत बड़ी तादाद कादियानियों की निकली, नए बोट्स निकले, कादियानियों का पूरा नेटवर्क देखा। बाद में इस बात की कंफर्मेशन भी आ गई कि बैरून मुल्क पैसा भी इन सब के पीछे लगा रहे हैं, वो कादियानी लगा रहे हैं। एक इंजीनियर और दूसरा वो सहाफ़ी जिसका आगे मैंने कहा है कि जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, जो अटैक हुआ मैंने पब्लिकली कंडेम भी किया है। यस, आई एम वेरी मच सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट।
कि इस तरह से लोगों को पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। लेकिन आप वीडियो नहीं बनाएंगे उस पर, क्योंकि बाकी इतराज़ के ऊपर तो वीडियो बनाते हैं। जब तक आप ये रिलीज आएगी होगी तब तक मेरे एक शॉर्ट वीडियो कंडेमनेशन का आ चुका होगा, कोई ये तरीका नहीं है। आप और जो चुप है उनके हवाले से क्या करें? हर आदमी के पास जाऊँगा, एवरी पर्सन, और मेरे पते में अभी तक मेरे तजर्बे में कोई ऐसा आदमी आया नहीं है जिसको शरह सदर हो गया और वो खामोश हो। सर इस मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? बात नहीं है, लेकिन सर, उनको भी explain अक्सर वो आपके हामी और आपके हक में बयान देते भी हैं, मैं लेकिन तो सबका फ्रंट मैन हूं ना, मेरे हक में तो सब देते हैं। ठीक, उस पे भी आएंगे, उस पे मसला नहीं होता कोई आपको फ्रंटमैन। Absolutely. अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ऐड कर दें कि ये जो मौलवी हैं जिनके आप फ्रंटमैन हैं, क्या इन्होंने देखो ना, सेकुलर्स के फ्रंट मैन को सेकुलर्स के फ्रंट मैन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी तो मैं कम से कम सर दीनदार लोगों के front वो man आपको हूं। मुसलमानों का फ्रंटमैन कहता है। चलें, ये भी अच्छा हो गया। पहले आपको वो तो इस कहते बात हैं, पे मैं तो गुस्सा तकरीर आता नहीं था। कर रहा, आप करेंगे। चलें इसमें आपको गुस्सा आता था इस बात पे किस चीज़ पहले, पे? नहीं, वो आप एक बुरा particular मानते थे। कहते थे कि इसने ये फलस्तीन वाली बात की थी कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं नहीं जा सकता, और वो मेरे अल्फाज आज भी है कि जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। मैंने तो कह दिया, वो भी हिम्मत करे कह। आपने उनको कहा था कि वो कादियानियों के फ्रंटमैन है, हालांकि वो खुद कई बार अपनी वीडियो में उनको काफिर कह चुके हैं, तो वो फ्रंटमैन कैसे हो गए? इमरान खान बड़ा, एक मिनट के बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन है। मैं कहता हूँ हाँ यार, इमरान खान जो है करप्ट पॉलिटिशियन, लेकिन अगर इमरान खान है ना तो नवाज शरीफ भी है, तो आप क्या कहेंगे? एक सेपरेट टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप मुझसे कहें कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, मैं कहूँ हाँ यार इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन इमरान खान अच्छा बंदा है ना तो फिर नवाज शरीफ बड़ा अच्छा बंदा है। मैं बार बार यही मैं पैटर्न फॉलो करूंगा। एट सम पॉइंट आप सोचेंगे तो सही नहीं यार, कोई गड़बड़ तो है। और एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि वो काफिर है, और एक इस दोनों में से कोई पॉइंट पे आप अजम्पशन पैदा कर रहे हैं। एक बंदा, तो मेरी मदद कर, पर्सनल मेरा और इंजीनियर का कोई जाती मसला चल रहा है, मैं नहीं इस पे कमेंट कर। मेरा हमारा क्या जाती मसला? मैं राजपूत हूँ, वो मुगल हैं, ठीक है, हम दोनों पटवार से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हमारा कोई ज़मीनों का झगड़ा नहीं है, हमारा कोई और झगड़ा नहीं है। मैं सिर्फ उससे दो चीज़ें कही हैं और अब तीसरी शामिल हो गई है। जो गुस्ताख हैं इनको मासूम मासूम कह के ना करो, ये तुम्हारा अल्टीमेट डिक्लाइन तुम्हारा इस चीज़ से आएगा। एक वीडियो में कहा था कि इंजीनियर जिसके सामने भी बैठता है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। आपके सामने बैठ के तो उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमें हाँ नहीं मिलाई थी। किस तरह? आपने एक जगह कहा था कि वो हमारे घर का मामला है, तो घर का मामला जब पब्लिकली हो गया तो उस पे दूसरों के एतराज़ करना भी बनता है, आपका जवाब देना। क्योंकि आपने कहा था शख्सियत से नहीं, उनके नज़रियात से इख्तलाफ होना चाहिए और बोलना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं तनकीद की जा सकती है इसी वाले से? जो भी हो, जो उनके पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से पता है, जो पॉइंट्स हैं। इसी तरह कह लें, आप मुफ्ती तारिक, भाम ना रह जाए कि मैं ये सोच रहा आप था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे, आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। क्या उनके नज़रियात से आपको किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है? क्योंकि बात यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह था रसूलुल्लाह पे इवेंचुअली, सो लेट्स गेट देयर। जी, पर इंजीनियर ये चाहता है कि हम ये कहें कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो फिर इंजीनियर पहले अपने मुंह से कहे। वो अपने सामने मासूम बच्चों को बेवकूफ समझ सकता है, जो है नहीं, लेकिन वो समझता है। मतलब अगर इंजीनियर साहब कह दें तो आप भी कह दें कि इंजीनियर को पता है कि इट्स मच डीपर देन दैट, इसलिए कभी मुंह से अल्फाज नहीं कहता। वो लोग इंजीनियर दायरा इस्लाम के अंदर आप किस मूड में आए? ये कोशिश की है कि मैं इंजीनियर की तकफीर करूं। मैंने कहीं नहीं कहा कि आप तकफीर करें, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि ये भी न्यूज़ दूर होगी रहा कि करें आप इस आदमी से। अब देखिए आपने उसने तकफीर किसी की करवाना किस चीज में आप लोगों को टर्न कर मैंने हलफ दिया है कि इंजीनियर साहब को उनका जो ये केसेस हुए हैं इन्होंने नहीं पढ़ा। आपने मैंने ये कहा है कि मैं हलफ दे रहा हूँ कि केसेस गलत नहीं है, आपने ये बात की। और क्या आप इस बात का भी हलफ देते हैं कि इंजीनियर के ऊपर जो FIR काटी गई थी वो सच्ची है? कभी आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी सुना? इवन जब इंजीनियर की FIR कटी थी, जी, जब वो इंजीनियर जेल में था, जब उसकी जमानत हुई, को एक लफ्ज़ भी आपने सुना उसका? आपको कभी शिया के स्टेज पे नहीं देखा, क्या वजह है? वो आपको बुलाते नहीं है या आप खुद नहीं जाते? ये भी हो सकता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टूवर्ड्स हिदाया टीम की तरफ से मैं हूं आसिफ और मेरे साथ मौजूद हैं को होस्ट अली हसन, और आज हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब कैसर अहमद राजा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है? अल्लाह का एहसान जी। बिल्कुल
अच्छा सर, ब्लास्फेमी को लेके काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आपकी भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आ रही हैं। तो बेसिक सवाल जो है वो ये पूछना था कि इस की इब्तदा कब हुई? इस शिक को तो तकरीबन कोई पाकिस्तान बनने से कोई 30-40 साल बाद जो है वो ज़िया के दौर में अपना शामिल किया गया। क्या इससे पहले ज़रूरत नहीं महसूस की गई? और जब इसको शामिल किया गया फिर भी तकरीबन कोई 10 साल तक कोई ख़ास रिपोर्ट जो है वो अपना देखने को नहीं मिली, और एक वक्त ऐसा आ रहा है जब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट देखने को मिल रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि एक है ब्लास्फेमी का कानून, जी जी, दूसरा है हमारा ब्लास्फेमी की रिपोर्टिंग, और तीसरा है जो जिन केसेस में मैं बात करता हूँ। जब तक हम इनको सेपरेट ना करें तब तक हम किसी को बात समझा नहीं सकते कि असल इशू क्या है। पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी जिसकी मैं बात करता हूँ, इसको कभी भी जो एक रवायती ब्लास्फेमी जिसको हम कहते हैं, ये उसका ये हिस्सा नहीं है, उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। ये इसके लिए जो हमारे इदारे हैं, बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट एक टर्म है इसके लिए, वो है पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी। ये एक शैतानी ग्रोह पाकिस्तान में आया हुआ है मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ के साथ। मिसाल के तौर पे हिजाबी और मजहबी और इस तरह के इनके ग्रुप्स हैं। ये इस्लामी शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, कुरान, अहले बैत की ख़वातीन, सहाबियात, असहाब, उनके मुबारक नामों को जिस्म के निजस हिस्सों पे लिखना, कुरान के ऊपर माज़अल्लाह इजैकुलेट करना, और स्टोरीज़ बनानी असहाब, और क्या अब ये बातें कहते हुए भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है, उम्महातुल मोमिनीन, यानी इस तरह से पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाउनलोड करके उसके ऊपर अहले बैत की ख़वातीन का माज़अल्लाह नाम लिखना। एंड मैं अब यकीन करें कि मैं बड़ी तेज़ी के साथ बातें कह रहा हूँ, एवरी वर्ड हर्ट्स, हर लफ्ज़ जो है ये कहते हुए दिल के ऊपर एक ज़ख्म लगता है। ये एक बड़ी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लास्फेमी है, बहुत ही पर्टिकुलर टाइप। और इसमें ब्लास्फेमी की इन एडिशन इसके साथ इंसेस्ट है, महरम रिश्तों के साथ है। ये ग्रुप जो है ये अपनी छोटी बहनों की, अपनी बड़ी बहनों की, माओं की, भाभियों की तस्वीरें बना के, कोई गौसल कर रही है तो खुफिया किसी की बना ली है, कोई अपने बहन है और बहनोई है वो अपने प्राइवेट एक माहौल में है तो उसकी वीडियोस बना के, ये मतलब ये पूरे का पूरा यानी कि एक दजाली शैतानी ग्रोह है। मेरा जो क्रिटिसिज्म ज़्यादा है वो इस पे है कि हमें, और क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनली जहाँ पे भी कोई इदारा काम नहीं करेगा तो उस पर तो क्रिटिसाइज होगा। उस इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप जो आया है कि जो मुदई हैं उनको ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कह दिया और जो मुलज़म हैं उनको मासूम बच्चे कह दिया। मेरा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है कि आपने केसेस को स्टडी किया है, आपको पता है हो क्या रहा है, आप कोई एविडेंस लेके आते हैं वो आपके खिलाफ ही निकलता है, आप केसेस को डीरेल करते हैं, कभी ट्रायल्स को रोक के कमीशन के पीछे भागते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि इन सबको छोड़ दिया जाए, कभी कहते हैं कि इनकी टू वट एवर रीज़न, टू वट एवर एंड, अगर कहीं से जान नहीं छूट रही है कि सारे झूठ एक्सपोज हो गए हैं तो अच्छा यार अब इनको आप माफ़ी देना शुरू कर दें। मतलब जब इस तरह की जो बातें हैं, मेरा प्रॉब्लम उससे है। रही बात जो 295C की आपने बात कही, तो देखें रियासत ताज़ीरन कानून जो बनाती है ना, इस्लाम का भी ये मिसाज है कि ताज़ीरन वो कानून बनता है कि जो आम तौर पे कंसीवेबल नहीं होता बट एट सम पॉइंट ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम की शरीयत में आपको कहीं स्पेसिफिकली ऐसे अल्फाज नहीं मिलेंगे कि सगी माँ के साथ जना करना एक जुर्म है, क्योंकि ये कंसीवेबल क्राइम नहीं है। तो हदूद के अंदर आपको जना मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली माँ के साथ जना और ये सारी इस तरह की चीज़ें आपको आमतौर पे नहीं मिलेंगी। ताज़ीर का मकसद यही होता है कि जहाँ पे हदूद की स्पिरिट वायलेट हो रही होती है वहाँ पे आप एक ताज़ीरी कानून बना सकते हैं, और रियासत जो है वो मुज्तहिद होती है, इस्लामी रियासत। तो 295C बना इसलिए था कि हमारी एक बड़ी सेकुलर साहिबा, ये हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ते ना जी जी, बड़ी, आजकल भी उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई है लाहौर में, वो हर साल ही होती है, नाम आसमा जहांगीर साहब। जी जी, ये उनके हवाले से बात है कि जब वो इस तरह की कुछ उन्होंने तौहीन आमेज़ बातें कहीं, तो जब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कानून ही नहीं है, जब कानून ही नहीं है तो फिर क्या इशू है। ये मैं आपको, ये एग्जैक्ट स्टोरी नहीं है, ये मैं आपको एक समरी जिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसके जवाब में फिर ये कानून बना। ये जो हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं एहसन इकबाल साहब, इनकी वालदा जो हैं, उनको सब आपा कहते हैं एहतरामन,
उन्होंने ये कानून फिर पेश किया असेंबली में कि ये कैसे हो सकता है कि इनके 47 से 80s तक तो ये कंसीवेबल नहीं था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से गुस्ताखी करेगा। एक इंसिडेंटल वाक़या इधर उधर हो जाता है तो वो तो इन्हें मज़हब में भी आ सकता है प्योर, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली कहें कि गुस्ताखी इसलिए जायज़ है कि कानून जो नहीं है उसको रोकने वाला, तो फिर रियासत कानून ही बनाएगी ना, फिर क्या करेगी। आपने एक बात की है कि पोर्नोग्राफी जो है, ब्लास्फेमी, वो ज़्यादा इशू है, तो आपके मुताबिक जो आप ये सारा 2017 स्टार्ट हुआ है, 2022 से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब आपका मेन कंसर्न वो है, उसके अलावा जितनी बाकी गुस्ताखियाँ हो रही हैं वो मेन कंसर्न नहीं। इस चीज़ का मैं कायल हूँ कि पाकिस्तान में लोग इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में अनफेयरली कुछ ज़मीन जायदाद का झगड़ा होता है, उसमें भी 295C को मिसयूज़ किया जाता है। किसी अक़लियत के साथ कोई ज़्यादती करनी हो उसके खिलाफ भी इसको यूज़ किया जाता है। मेरा तो ये जब बैन केसेस में ये जो पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी है, जब मैं इनमें इन्वॉल्व हुआ, इनकी रिपोर्टिंग करना शुरू की, कम्युनिकेट करना शुरू किया, रिसर्च प्रोड्यूस करना शुरू की, उससे पहले मेरा लॉन्ग स्टैंडिंग जो स्टांस है मेरा आज भी वही है कि हम अब कराची में एक, पता नहीं आपकी नज़र से वो क्लिप गुजरा नहीं गुजरा, कुछ साल पहले की बात है, एक हमारी क्रिश्चियन सिस्टर है जो पार्किंग अटेंडेंट है कहीं पे, एक आदमी उसने गलत जगह पे गाड़ी पार्क की है या जितना इजाज़त थी उससे ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो ऑफिसर उसको कह रही है गाड़ी हटाएं, आपका ये राइट नहीं है, तो आगे से बहस छिड़ गई। बहस के दौरान उसने भी कहा कि मैं तुम्हें तौहीन लगा दूंगा। तो मेरा तो उस ज़माने से क्रिटिसिज्म है, उससे पहले का भी है कि यार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हमारे दीन की हुर्मत इतनी ज़्यादा ये मतलब फालतू पड़ी है माज़अल्लाह इन लोगों के नज़दीक कि गाड़ी की पार्किंग में भी आप तौहीन किसी पे लगा देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 295C का जो मिसयूज़ है वो हो रहा है। दो बातें हैं, एक तो ये जिसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन मिसयूज़ जो हम कहते हैं तो उसको हमें दोनों हिस्से हमें देखने होंगे। एक तो ये है कि कोई भी आदमी किसी पे, इवन मैं आमतौर पर मसाले की बात नहीं करता, लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है कि एक मसले के अलामा साहब मौलवी साहब उन्होंने एक बात कही है तो दूसरे मसला को नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने कह दिया कि आप पे ये भी तो नहीं होती है, तो ये भी हमारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा मिसयूज़ है ना इसका, कि ये तो नहीं हो सकता कि 295C के जितने भी केसेस पाकिस्तान में बने सारे के सारे गलत बने, ये भी तो एक अब्सर्ड सी बात है ना। लेकिन जो दूसरा मिसयूज़ है वो ये है कि आज तक 295C में किसी को तो सजा ही नहीं हुई है, तो अदालत में भी जाके कानून मिसयूज़ होता है। नहीं, सज़ा नहीं हुई है, सज़ा आप ये कहें कि केस चलने से पहले ही आपके 5-5 साल बंदे अंदर पड़े रहते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसका मिसयूज़ हो रहा है? और जब ये केस किसी पे बन जाता है तो इवन एक बंदा जो है, एक जज जो है, वो भी फैसला देने से डरता है। इसके साथ ये भी एडिशन कर लें कि इस तरह के जो केसेस किसी के ऊपर लगाए जाते हैं, केस खुद सज़ा नहीं बन जाता, अगर अदालत उसको छोड़ भी दे तो हमारा मुआशरा उसको छोड़ देगा। देखिए, असल में जो आपका क्रिटिसिज्म है वो हमारे जो ओवरऑल लीगल सिस्टम है उसके और उसके प्रोसीजर्स पे है, उस पे भी है। उसके अलावा आप जब कोई भी एक 295C को, क्योंकि ये घर का मामला बन गया हर किसी का, और आशिक़े रसूल तो सब हैं, नमाज पढ़नी नहीं है, दाढ़ी रखनी नहीं है, वो सब आशिक़े रसूल तो हैं, लेकिन वो पहले आपके पिछले सवाल को एड्रेस करते हैं। जी बस मैं सिर्फ इसी सवाल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, कि आपका जो क्रिटिसिज्म है ना वो हमारे जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसके ऊपर है। इशू उस वक्त बनता है जब लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमने 295C के सियाक़ो सवाक़ में बात करनी है। भाई आप किसी पे कत्ल का मुकदमा कर दे तब भी ऐसा ही होता है, किसी पे आप ज़ाती तौहीन का कर दे तब भी ऐसा ही होता है, दोनों तरफ से डिले होता है। यानी मेरी ज़िंदगी से वल्नरेबल हुई है, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं कि एक पाकिस्तान में सेल्फ प्रोक्लेम कोई सहाफ़ी टाइप चीज़ है, उसने लिख दिया कि ये जो पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी में ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो उसने कहीं ये लिख दिया पब्लिकली कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स मैं बनाता हूँ। आप बनाते हैं? हाँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब मेरी ज़िंदगी थ्रेटन हुई है, मुझे इस पर धमकियाँ आ रही हैं कि उस फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर ब्लास्फेमी रिकॉर्ड होती है ना, तो अगर मैं बनाता तो उसका मतलब है कि ब्लास्फेमी मैं खुद करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, फिर किसी और पे मैं लगा देता हूँ। अब मैंने उसके ऊपर मैंने किया हुआ है, कंप्लेन की हुई है NCCIA में। सही वो आगे से जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उसने आगे से मुल्क के कानून के खिलाफ उसने जाके लिख दिया कि मैं नहीं आ रहा, मुझे फलां वजाहत दिया। हालांकि मुल्क का कानून है कि जब वो बुलाएंगे तो आपने जाना है। तो ये मिसयूज़ तो प्रोसीजर हर जगह पे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप NCCIA को ख़त्म कर दे, पीका ख़त्म कर दे। मैं कहता हूँ ये प्रोसीजरल इशूज़ है जो हर जगह पे होते हैं। 295C में भी ऐसे ही है। अब उसका तरीक़ाकार क्या है? हमारी जुडिशरी दुनिया में जो रैंकिंग है उसके बॉटम पे है। आई थिंक 129वां कुछ इतना नंबर है हमारा। जी।
हमारे यहाँ ये आम बात कही जाती है कि वकील ना करो जी, जज कर लो वगैरह वगैरह। ये मैं नहीं कह रहा सारे जज करप्ट होते हैं, सारे वकील करप्ट होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि माशरे में इश्यूज होते हैं तो इस तरह के मुहावरे बनते हैं। भाई एक सिंपल बात है कि पहली बात है कि 295C इसको और रोबस्ट किया जा सकता है। आपको पता है कि 295C के जो FIR है वो ऐसे नहीं है कि आप जाएं और FIR करा दें और FIR हो जाएगी। यू हैव टू गो थ्रू अ होल प्रोसेस एंड आई बिलीव उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अगर सर आपके पास ताकत है तो आप लगवा सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे। देखें उसमें होता ये, हाँ ये जो ताकत वाली आपने बात कही जी, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आई एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन आप इसको सिर्फ 295C पे रिड्यूस नहीं करेंगे। कोई लीगल सिस्टम को आपने जब चेंज करना है ना तो उसकी ओवरहोलिंग करनी है। उसमें आप ये नहीं कहते यार इसमें हम चेंज कर देते हैं, बाकी जिस पे आपने किसी पे दहशतगर्दी का केस कराना है वो भी ताकत है तो करा सकते हैं, किसी पे आपने चोरी का कराना है। मैं अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखे हैं, कमज़ोर लोग, कोई किसी आदमी से फटा हो गया, तगड़े आदमी से, उसने केस करा दिया, मेरी स्पेशल मुर्गियाँ थी जी मेरी फलां मुल्क से मैंने मंगवाई थी, इसने वो चोरी की हैं, ठीक है, फलां पे कर दी। ये हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि इसको सिर्फ 295C पे रिड्यूस ना करें। 295C ऐसा नहीं है कि बाकी मुल्क में कानून सारे ठीक चल रहे हैं, सारा प्रोसीजर ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं इसे फिक्स करें। मैं कहता हूँ कि आप ब्रांच को फिक्स करने की कोशिश ना करें, जड़ ठीक होगी, ओवरऑल सिस्टम जब ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 295C नहीं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसकी एक ओवरहोलिंग चाहिए हमें लोगों। नहीं, आपके नज़दीक वो क्या चीज़ें हैं जो इसमें मॉडिफाई की जा सकती हैं 295C में? बिकॉज अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कानून के तहत और इस पे जितने भी केसेस बने हैं तो कई लोगों की जानें, कई लोगों की ज़िंदगियां, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे रहा कि किसी ने भी गुस्ताखी नहीं की, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने की भी हो, किसी ने ना भी की हो, कोई बेगुनाह भी अंदर हो। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मॉडिफिकेशंस इनमें होनी चाहिए? पहली बात उस पर ये होनी चाहिए कि जो फिल्टर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए। जैसे मैंने आगे अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है कि 295C की एप्लीकेशन आप लेके जाएं और वो हो जाए। उसके अंदर एक रेफरल मैकेनिज्म है, फलां से पूछा जाता है, सर्टन लेवल जाता है, इन सम केसेस इस्लामी नज़राती काउंसिल तक बात जाती है, आगे पीछे जाती है। उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सकता है कि उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक स्पेशलिस्ट अगर हम बॉडी बना दें पाकिस्तान में, या एक स्पेशलिस्ट सब यूनिट बना दें इस्लामी नज़राती काउंसिल में, उलमा बोर्ड में बना दें, कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो वो एक पूरा एक लिख के बताएं कि इसमें ये प्रोविजंस हैं। केस तो बादियो नज़र में होता है, FIR का मतलब ये तो नहीं होता कि उसने जुर्म किया है, कि हाँ बादियो नज़र में अगर ये बातें ऐसे ही हैं तो हाँ ये यकीनन काबिल गिरफ्त बात है। उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी शामिल होने चाहिए जो दीन को समझते हों, उलमा मदारिस अपने डेडिकेटेड लोग जो तौहीन के हर मुफ्ती हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता ना, कि वो मुफ्ती हजरात जो तौहीन के मामलात के एक्सपर्ट्स हैं उनका एक बोर्ड हो, इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके। उसके बाद 295C के अंदर इम्प्लाइड प्रोविजन तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सब क्लॉज में एक्सप्रेस प्रोविजन भी आनी चाहिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक मेलाफाइड FIR थी तो फिर जिसने कराई है उसके ऊपर एग्जैक्टली यही प्रोविजन वापस रिवर्स होगी। उसकी वजह बड़ी क्रिटिकल है। खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह मैं कहता हूँ कि इस आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अल्फाज कहे हैं, या इसने ये तस्वीर बना दिया या वीडियो या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो अल्फाज तो अब रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि उसने नहीं कहे तो जिसने शिकायत लगाई वो अल्फाज उसने अदा तो किए, तो फिर भी होगी नहीं। उसमें भी सर ये बात एक कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब ये है कि तौहीन कन्फर्म हो गई है। अब ये साबित हो जाता है कि उसने नहीं कही तो फिर जो शिकायत कुनंदा है मेलाफाइड इंटेंट उसका साबित हो जाता है, तो वो एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसके अंदर सब क्लोज आ जाए कि अब ये रिवर्स 295C आप पे लगेगी, और सिर्फ 295C नहीं, 295A B C 298 ये जितनी भी हमारी है ना प्रोविजंस इस्लाम को और इस्लाम के बियॉन्ड बाकी मज़ाहिब हैं उनके खिलाफ, उनकी तौहीन भी पाकिस्तान के कानून में जुर्म है। कोई आदमी अगर वो एलेज करता है तो वो भी प्रोविजंस पे वापस लगनी चाहिए। इस तरह से सिस्टम को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम्स के प्रॉब्लम को दूर करना है तो वो 295C पे रिड्यूस करके आप नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू गो, और जजेस को अपना काम करना होगा। जो हम कहते हैं कि देखें यार आप जैसे कहा कि लोगों को मार देते हैं, वो कर देते हैं, देखिए 295C अगर ना हो ना तो फिर ये कत्ल खून ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि एक आदमी को अगर कत्ल कर दिया गया है
वो तो फतवे भी लेके आ जाएगा, ना लेके आ जाए उसको वैसे आप मार दे, लेकिन बाय दैट टाइम एक और आदमी उसकी जान तो चली गई है, अब 2 आदमियों की जान चली गई है। सजाए मौत पाकिस्तान में आप दे नहीं सकते, तो प्रैक्टिकली जाने 2 की नहीं 1 की जाएगी। तो एक आदमी दूसरे को कत्ल कर रहा है कि मैंने सुना था इसने तौहीन की, अब क्या एविडेंस है उसका? जी जी। ना वहाँ पे लीगल प्रोसीजर फॉलो किया गया, ना वहाँ पे अदालत है, ना वहाँ पे हेयरिंग हुई है, ना वहाँ पे कोई शहादत हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो 295C एक तो ये है कि लोगों की ज़िंदगी बचाता है, लेकिन हमारे जजेस को जो करने वाली बात है ना, सिर्फ 295C की बात नहीं कर रहा मैं, कुरान की हुर्मत है, सबकी दीन के मजमूई तौर पे एंटरप्राइज ऑफ इस्लाम में उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जैसे हमारे 2 जजेस हैं इस्लामाबाद में, सॉरी पिंडी में, उन्होंने एक ऐसे केस में जिसमें DNA रिपोर्ट सामने पड़ी है कि एक मुलज़म जिसको सजाए मौत हो चुकी है, इस बेस पे हो चुकी है कि जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने DNA रिपोर्ट इशू की है वो कंफर्म करती है कि कुरान के मुकद्दस औराक पे जो मनी के सैंपल मिले हैं वो इसी आदमी के हैं, प्लस बीच में 295C भी है और चीज़ें भी हैं। यानी इस DNA रिपोर्ट के अलावा जो बाकी भी एविडेंस है, और जो वकील हैं वो आई विटनेस हैं इस बात के, वो कहते हैं कि जज को जब हमने कहा कि सामने, तो उसने कहा यार इसको छोड़ दो। यानी कि जब हम लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कानून बनाएं कि कोई नाहक कत्ल ना हो जाए, फिर वो कानून बजाते खुद कत्ल अदालत में हो जाए और कत्ल करने वाला जज हो, तो लोगों के पास ऑप्शन क्या रहेगा? एनीवन कैन मिसयूज इट। मैं कहता हूँ रियासत तो अपना काम करे ना, रियासत के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक जुडिशरी भी है। इसमें एक और चीज़ भी आती है, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, अदालत में जाने से पहले, या इस तरह कह लें कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके सामने और वीडियोस भी आई होंगी कि अगले बंदे ने अपनी ज़ातियात के लिए किसी के ऊपर तौहीन मज़हब लगाया और उसको कत्ल कर दिया। तो आप इसमें जवाब दे चुका हूँ ना। हाँ। कि ये इनके अंदर एक्सप्रेस प्रोविजंस होनी चाहिए। जी जी। कि जब साबित हो जाता है, मतलब इनको फिल्टर किया जाए। फिल्टर तो मैंने पहले अर्ज कर दिया, उसके साथ साथ जब साबित हो जाए कि ये इल्ज़ाम गलत लगाया गया था, एक मैलाफाइड इंटेंट बदनीति की बुनियाद पर लगाया गया था, तो फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया है ये फिर उस प्रोविजन उस पर अप्लाई होनी चाहिए, रिवर्स केस। ठीक है, इसमें आपने एक बात की कि जिस आदमी ने शिकायत को निंदा, उसने शिकायत लगाई है और साबित हो जाता है कि सामने वाले की जो है वो गलती नहीं थी और उसने खुद गुस्ताखी की है वो अल्फाज अदा करके, तो आपने आसानी से ये बयान तो कर दिया, लेकिन इसमें ये भी कंडीशन तो हो सकती है, उसको कौन देखेगा कि जिसने शिकायत की है वो आशिक रसूल था, ठीक है, उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और उसने जब वो अल्फाज सुने तो उसने सियाको सबाक नहीं देखा और उसने शिकायत कर दी। तो हो सकता है उससे भी, ये तो मैंने एक कंडीशन बयान कर दी है, और भी कंडीशंस हो सकती हैं, तो हो सकता है उससे भी गलती हुई हो, तो उसके लिए कोई लाहे अमल। जब मैं कहता हूँ ना कि जब साबित हो जाए, तो साबित हो जाए का मतलब है साबित हो जाए। इट्स नॉट टू से कि उसकी शिकायत प्रूव नहीं हुई है तो आप रिवर्स उस पर लगा दें, वो तो बहुत से लोगों की होगी, उनकी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने देखा कि एक आदमी वो तौहीन कर रहा है, स्पेसिफिकली तौहीन रिसालत कर रहा है, वहाँ पे एक गवाह भी है, ये सुनने वाला आदमी जाके शिकायत करता है और कहता है मेरा एक गवाह है जी, मैंने उसने बात सुनी है। कल उस गवाह को मैनेज कर लिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं, धमकाया जाता है, वो पीछे हट जाता है, तो अब वो साबित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि साबित हो गया कि उसने गलत शिकायत लगाई है। साबित करने का मतलब ये है कि जब वो कह रहा है कि फलां गवाह है, तो मिसाल के तौर पे ये साबित हो जाता है कि वो गवाह उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, और साबित हो जाता है कि वो कहाँ पे था, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मैलाफाइड इंटेंट से किया गया है। तो साबित ना कर पाना डज नॉट इक्वेट के ये साबित हो गया कि वो मैलाफाइड इंटेंट से था। इसलिए मैं कहता हूँ कि साबित हो जाए कि बदनीति की बुनियाद पे था। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आपने स्टार्ट में एक चीज़ बयान की कि यहाँ ग्रोह जो है मुनज़्ज़म ग्रोह वो बना है और वो ये गुस्ताखियाँ वगैरह करवा रहा है, तो इसमें एक चीज़ आप ये बयान कर दें कि क्या आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है कि वो एक मुनज़्ज़म ग्रोह है? जैसे आपके यहाँ एक तो आपने ये चीज़ बयान की और आपके हवाले से ये भी बयान किया जाता है कि आपने वो कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं उनको आपने RCM भी डिक्लेयर किया, आपके हालांकि आपके पास कोई RCM वालों के उनसे आपको कोई एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने आपको एविडेंस दिया हो कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। एक तो ये वाला से, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ जो मुझ पे आपने इल्ज़ाम लगाना है वो तो आपका हक है, लेकिन उसको फिर एक ब्रॉड टर्म में ना बात करके आगे बढ़ा देना वो नहीं, क्योंकि जैसे इल्ज़ाम लगाना आपका हक है,
तो जवाब देना नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने लोगों की बात आप तो पे फिर बयान कर रहा हूँ, मैंने ये अल्फाज तो यूज़ देखें किया ना, कि लोग तो कहते फिर हैं, मैंने इट सेल्फ है ना, आपको मैं नहीं कहा, आपको इस ठीक है। चीज़ पे एडमायर करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठ के ये बात कह रहे हैं, तो क्या आप मुझे एडमायर नहीं करेंगे अगर मैं आपके सामने बैठ के इसका जवाब दे दूँ, कल आप लोगों तक वो पहुँचा दें? खैर, इसके ज़रिए पहुँच ही जाएगा। जी, तो तो आरसीएम को हम वो मैं एड्रेस कर लें। आपके पास और कोई एविडेंस है आरसीएम का ये नहीं, आरसीएम का हमारे नहीं, बात ये जो ग्रोह मुनज़्ज़म अब हुआ दोनों है, बातें करें, असल तो अब हाँ, दोनों पहले आरसीएम से दोनों स्टार्ट करें। करते हैं। नहीं, पहले जो बात चल रही है ग्रो उससे से स्टार्ट जी, करना, फिर एविडेंस है, अदालत के रिकॉर्ड्स पे मौजूद है। इनके जो बड़े सरगना पकड़े गए हैं, एक है तैयब बिन आरफ, वो पाकिस्तान से एक जाली ज़मानत पे भागा है 6 नवंबर 2025 को। उसने पूरा लिख के दिया हुआ कि उनके मकासद क्या हैं, झूठी ज़मानत करा के, और जज को बताया गया कि ये झूठी ज़मानत थी। उस पर 295C का मुकदमा था। उसको ज़मानत इस चीज़ पे मुचल के दर्ज हुए कि किसी एक सादा आलू इंसान को बताया गया कि स्वाब का काम है, 2 बच्चों की लड़ाई होगी तो मुचल के दे दो। उसने दे दिए। बाद में जब पता चला 295C है, उसने बड़ा शोर मचाया। अगरचे उसके मुचल के तो रिमूव हो गए, और जब जज को ये बात बताई गई कि ये जाली ज़मानत है, तो जज साहब के जो टू माई नॉलेज, जज साहब ने कहा आप आगे ले जाएं, बात में अपना काम कर चुका हूँ। ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड का ऐसा है सर, सबका सब। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये चीज़ है, एक बात से आपने ग्रो का वो ग्रो जो वो आदमी है जो मेन सरगना कि जिसके ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं, जो सोशल मीडिया पे रन कर रहा है, उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शामिल है। वो अपने आप को शैतान का पैगंबर कहता है और अपनी ब्लास्मी को शैतान की तरफ से की गई वही कहता है, और अहले बैत की ख़वातीन बिलखसूस उनके हवाले से जो उसकी ब्लास्मी है उस पर ज़्यादा ज़ोर, और ग्रुपों में लोगों को ऐसे शामिल करना। उसके साथ की एक लड़की थी, वो जेल में उसकी डेथ हुई है, फातिमा जहांगीर उसका नाम है। ये उसकी बीवी बनी हुई, और दोनों मिल के ग्रुप से तो कोई आदमी डिनाई नहीं करता ना। ग्रुप तो आप ये देखें कि जो कुरान बोर्ड पंजाब है, आइनी इदारा है, उन्होंने अपनी रोहिदात के अंदर ये लिख के दिया हुआ है कि इन जो ग्रुप है पूरा, वो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ के साथ काम करता है। मिसाल के तौर पे हिजाबी, मजहबी के, इन सबको कलादम करार दिया जाए। ग्रुप को तो कोई डिनाई नहीं करता। इशू ये है कि सिवाय ये जो हमारे ये जो सेकुलर जताए का है, और आजकल इंजीनियर साहब उसमें शामिल हैं, इन लोगों के, वो तो उसके अलावा कभी पाकिस्तान में 2017-18 से उन ये चीज़ चली जा रही है कि ये पूरा शैतानी ग्रो एक काम देखें। और वैसे भी ग्रो आप एसरटेन कैसे नहीं कर सकते जब आप ये देखते हैं कि पैटर्न मखसूस है, नाम मखसूस हैं ग्रुपों के, कि सोशल मीडिया पे अगर आपने किसी दूसरे शहर में गए हैं, ढूंढना है, तो आप XYZ में सोशल मीडिया पे नाम लेके नोट आईडी नहीं देना चाहता, आप लिखें कि यहाँ से उस ग्रुप का कोई बंदा है या बंदी है, तो आगे से जवाब आ जाए हाँ, तो फिर आगे से उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए। इन सब के फोरेंसिक एविडेंसेस मौजूद हैं, इनके फ़ोनों के टेक्निकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। सर फिर आप किस गैंग को डिनाई करते रहे हैं कि वो जो मुद्दई जो आपने कहा कि जिलम के एक दानिशवार है, वो भी एक गैंग का तस्करा करता है, गैंग है जो इस तरह के काम करवाती है, उन्होंने साबित कर रहा है ना गैंग है। नहीं, आपने ये बात की है कि एक गैंग है, लेकिन इसमें ये चीज़ आप ये भी देखें ना कि अगर वो गैंग कोई काम करवा रही है, कोई भी एक एक्टिविटी करवा रही है, ब्लास्फेमी की कर लें, मैं इस अभी फ़िलहाल जो गैंग की बात कर रहा हूँ, जो अभी हम ग्रोह की बात कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म ग्रोह आया हुआ है जो हमारे यहाँ ये ब्लास्फेमी की जो केसेस करवा रहा है। तो अब जिससे वो ब्लास्फेमी की केस करवा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उससे वो करवा रहे हैं, हो सकता है उसको वो ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसको अगर वो जो बच्ची है वो जस्टिफाई नहीं कर सकती, या उसको फिर इस बिना पर, क्योंकि उसके पास एक उज़र मौजूद है, तो क्या उसको माफ़ी मिल सकती है? ब्लास्फेमी अगर उस लड़की से कराई जा रही है तो हाँ जी, ब्लैकमेल करके। ये तो एक असम्पशन है कि किसी लड़की से ब्लास्फेमी कराई जा रही है। हो भी सकता है, करवाई भी गई हो। कैसे पता चलेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे को वो बता ही नहीं सकती, स्पीक ही नहीं कर सकती, वो कहती है कि मैं इससे रजू करना चाह रही हूँ जी। मच सिंपल। आप अदालत के प्रोसेस को डीरेल ना होने दें। केसेस चल रहे थे, लेट मी पुट इट दिस वे, लेट अस से कि 10 लेयर्स हैं, 10 लेवल्स हैं। हम कहते हैं कि 10वें लेवल पे वो आदमी है जो बिल्कुल ही आज किसी लड़की के चक्कर में फंस के इन ग्रुपों में शामिल हो जाता है, मान जाते हैं, ठीक। उसके ऊपर 9वें लेवल पे वो लोग होंगे जो इनको लेके आते हैं, 8वें पे वो होंगे जो इनको लेके आने वालों को लेके आते हैं, सो फोर्थ। हम जब पहले नंबर पे चले जाते हैं कि वो मेन सरगना 2-4 जो हैं, ठीक।
हाउ डू वी गेट टू देम? उसका एक ही तरीका है कि केसेस चलते रहें। आप 10वें लेवल को जब पकड़ेंगे तो आप 9वें तक पहुंच जाएंगे, 9वें से 8वें तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। केसेस चलते रहेंगे तो आप टॉप पे भी चले जाएंगे। तब तक वो नीचे वाला जो बंदा है, मेरी पूरी अर्ज सुनिए पहले ना, कौन चाहेगा कि पहले नंबर तक ना पहुंचा जाए? आप चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता। तो फिर ये जो केसेस को डीरेल करके एक जाली कमीशन के पीछे चले गए कि आप उसमें चले जाएंगे, केसेस सारे रुक जाए, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ ये कहते हैं नहीं, इन सबको छोड़ दिया जाए, इनको माफ कर दिया जाए। सबको माफ कर दिया गया, आप पहले नंबर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, हम नहीं कहते सब। और जो 10वें लेवल पे है ना, ये चीज ध्यान में रखें, 10वें लेवल पे एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई वर्गला के लेके आया या उसको किसी ने प्रेशर में ले आके कहा ऐसा कर। जिसकी गुस्ताखी जब पकड़ा गया तो पता चल रहा है कि 1.5 महीने से कर रहा है, वो किसी का वर्गलाया हुआ था एक दिन का, तो हो सकता है उसको ब्लैकमेल किया जाए। कैसे पता चलेगा फिर? नहीं, मैं आपको एक असम्पशन दे रहा हूँ। मैं आपको हकीकत दे रहा हूँ, असम्पशन को छोड़ें। उसके फ़ोन की जब फोरेंसिक निकलेगी और उसके अंदर सारे का सारा निकलेगा कि ये इन ग्रुपों में आया कैसे था, इसको लेके आने वाला कौन था। वहाँ पे तो टाइम और डेट स्पेंड के साथ होता है ना। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, दोनों को मैटर ऑन करता है। अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट निकलती है तो उसके अंदर तो सारी कम्युनिकेशन, सारी कन्वर्सेशन निकल आती है। ठीक है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको ब्लैकमेल किया गया हो। आप असम्पशन सर अब तक टोटल कितनी रिपोर्ट्स सामने आई हैं? अब तक कितनी रिपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन पर आप दावा कर 120 FIRs हैं तकरीबन 120 है। आपने सारी पढ़ी हैं 120 बंदे की पूरी? सर मैं अगर आपको बताऊं ना कि मैं इन केसेस में, जैसे इंसान अंदर से मर जाता है ना एक दफा। जी सर। जब आप एक रसूल ज़ादी का नाम देखें ना कहाँ पे लिखा हुआ है, एक उम्मुल मोमिनीन का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो वो आप खाना नहीं खा सकते। मैं इन केसेस की कितनी गहराई में गया हूँ, मैं कितनी रातें उठ के रोता रहा हूँ। मैं आज भी, अभी हमारी ये 6 डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री में जब कोई बहुत काबिल एतराज़ सी होती है, वो रिडैक्ट करने वाली होती है कि हम नहीं दिखा सकते, तो मैं अपने एडिटर को कह देता हूँ कि आप उठ जाओ। ये हिस्सा मैं कर देता हूँ कि मेरी आंखें जो देख चुकी हैं वो आप ना देखें। मैं क्यों चैलेंज करता हूँ इंजीनियर को? अगर आपको ये शक है कि मेरी तहकीक इसमें कमज़ोर है, मैं आपको भी यही चैलेंज कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से 120 तकरीबन FIRs, जी 400 कुछ मुल्ज़मान, किसी एक मुल्ज़म की फाइल आंखें बंद करके रैंडमली आप खोलें और कमिट करें मेरे साथ कि अगली पॉडकास्ट में हम उसमें जो हमने देखा है हम वो डिस्क्राइब कर देंगे। दिखा तो नहीं सकते, वो भी खिलाफ कानून है, हम वो डिस्क्राइब कर देंगे। आप अपनी ऑडियंस से कहें कि इतनी FIRs में से किसी एक FIR को, इंजीनियर को भी यही चैलेंज है, फरनूद आलम को भी मैंने यही चैलेंज दिया था कि आपको ये शक है ना, किसी एक FIR को आप रैंडमली उठाएं आंखें बंद करके, मेरे कहने पे नहीं, अपने कहने पे, जो उसमें एविडेंस दिया गया है उसकी क्वालिटी को देख लें, वो क्या है, अदालत में दिया गया है, और साथ ये भी कि क्या मुल्ज़म ने इस एविडेंस को डिनाई किया या नहीं किया। ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत लोगों को मैं बता चुका हूं, अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, प्रोग्राम में बता चुका हूं कि एक मुल्ज़म ने भी कभी किसी एविडेंस को डिनाई नहीं किया, एक ने भी। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ ये फोरेंसिक रिपोर्ट है जनाब, वो आगे से कहता है कि जनाब मैं तो मासूम आदमी हूँ, तो मेरा तो राइट है ना कि मैं कहूँ कि मैं इसको नहीं मानता, मैं अपने फ़ोन की फोरेंसिक खुद कराऊंगा। करा ले, हक है पाकिस्तान से कराने, पाकिस्तान से बाहर से करा ले, क्यों नहीं कराते? किसी एक ने भी कभी किसी को चैलेंज करके नहीं कहा कि मैं फला जगह जा रहा हूँ। एक ने कहा था, कराया उसने भी नहीं, उस बात कोई महीने गुजर चुके हैं। अच्छा, मतलब इतने केसेस आपने पढ़े हैं, कोई एक भी बेगुनाह नहीं? मैं सबसे पहले मेरा मसला ये था इसमें कि यार इसमें कोई बेगुनाह आदमी ना हो। जब मैंने डेटा देखा कि जो कम से कम वाला भी है ना, वो भी 1.5-2 महीने वाला जो इतने टाइम से ब्लास्फेमी कर रहा है, जो ज्यादा वाले हैं वो 6-6, 7-7 साल वाले हैं। बेगुनाह आदमी है ना। एक आदमी, हमारे बड़े अच्छे लॉयर हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, सैयद AR नकवी साहब, उन्होंने फ्री सर्विस अपनी ऑफर की है कि कोई आदमी इन केसेस में अगर साबित हो जाता है कि उसने सिर्फ एक तौहीन अमेज कंटेंट शेयर किया था ना, सिर्फ एक, तो मैं मुफ्त में उसका केस लड़ूंगा, इसलिए कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद इसको फंसाया गया हो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा किसी को फंसाया गया है तो फंसाएगा तो एक आधा उसके पास कंटेंट होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जिससे एक आधी दफ़ा गुस्ताखी हो जाती है और वो रजू करना चाह रहा है, ठीक है, उसको मिस्टेक हो गई हो या किसी को डरा धमका के उन्होंने करवाई हो, तो उसको माफ़ी आपके यहाँ मतलब जायज़ है? तो मामला ही सारा फिक़ही और शरी है ना। मैं तो शुरू में, लेकिन वो तो डिस्कशन होनी चाहिए। सर थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें, अगर ये साबित हो जाता है कि उसके ऊपर झूठी FIR काटी गई है जिसने कराई और है, जिसने कराई है,
आसिफ, इससे ज़्यादा मैं क्लियर बात क्या आपसे कह सकता हूँ जी। कि रैंडमली एक FIR उठाएं। जी। मैं आपकी पॉडकास्ट में मैं कमिट करता हूँ, ये हिस्सा काट के आप अलग से शॉर्ट में लगा दीजिएगा। मैं कमिट करता हूँ कि इन FIRs में से एक FIR कोई एक उठाएं, उसका केस अगर खोलते हैं हम खोलेंगे। अगर उस आदमी पे FIR झूठी निकलती है तो कराने वाले पे 295C की FIR मैं खुद कराऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, पब्लिकली बात कह रहा हूँ और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। और सर इसी तरह अगर किसी किस्म की जिस तरह वो आपने गैंग की बात की थी जो इंजीनियर साहब करते हैं और आप उसको डिनाई करते हैं कि कोई इस तरह की गैंग है ही नहीं जिसने वो करवाया हो, क्योंकि अभी भी आपने उस बात की, अगर कोई गैंग निकल आती है, अगर कोई निकल आती है, बेशक आप कह रहे हैं कि मेरा दावा है, आप पब्लिकली उस चीज़ पे माफ़ी मांगेंगे। मैं जनाब सबसे पहले आप ये सुने कि मैं इन केसेस में मेरी शमूलियत कैसे हुई थी। जी सर। मैं भी ये समझ रहा था एक गैंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं यही सुनता था। ठीक है। मैंने ईमान मजारी से रब्ता किया। ये सब भी ये भी कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं थी, ये भी ओपन सोशल मीडिया पे बहुत पहले जब वो एक्टिवली इन केसेस को परसू कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप वकील लोग हैं, आप कहते हैं कि एक ग्रुप है जो मासूम लोगों को तौहीन के केसेस में फंसा रहा है, उसे ग्रुप भी कहते हैं, गैंग भी, दोनों चीज़ें, कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप और या ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग। तो आप लोग चलें इन मासूम लोगों के लिए तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं होगा, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, मैं केस करता हूँ। ठीक है। मैं नाम लेकर राव अब्दुल रहीम पे मैं केस करता हूँ, बाकी जो लोग हैं ये मासूम बच्चों को फंसा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। पब्लिकली उन्होंने कमिट किया कि मैं ज़रूर डेटा दूंगी आपको। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो मुझे खुद इसकी तहकीक करनी पड़ी। मैं फिर अदालतों में गया, मैं मुल्ज़मान की फैमिली से मिला, मैं मुद्दइयों से मिला, दोनों तरफ के वकीलों से मिला। कुछ ने टाइम दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन बहरहाल जिसने टाइम दिया मैं उसे जाकर मैं मिला, सारे हालात देखे। वो तो कहानी टोटल और थी। जब मैंने अदालत के डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू किए, इतनी बड़ी इन्होंने लोगों को मुतासर किया हुआ था कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई। अब लोग सुनते हैं स्पेशल ब्रांच तो उनके जहन में आता है कि यार ये वाकई बड़ी, जैसे SSG होती है ना मिलिट्री में, तो ये पुलिस की शायद कोई SSG होगी। तो उनका ये सोर्स रिपोर्ट है। अब सोर्स से क्या आदमी को जहन में आता है कि बिल्कुल जहाँ का वकूआ है वहाँ की ये रिपोर्ट होगी। सोर्स है ना बेसिकली। असल जो जब आप आगे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जनाब स्पेशल ब्रांच तो होती है कि जो भी वाकयात गली में सुने सुनाए जाते हैं वो इकट्ठे करके एक मुतलका इदारे को बता देते हैं हमने ये सुना के तहकीक करें, और सोर्स रिपोर्ट यही होती है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट में जब उनके DIG फैसल राजा साहब से स्पेसिफिकली पूछा अदालत ने कि ये जो आपकी रिपोर्ट है इसके पीछे कोई तहकीक है, इसके पीछे आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं। हमने ये बनाई थी FIA के लिए कि हमने ये सुना है, आप तहकीक करें। FIA ने तहकीक की, 2 रिपोर्टें अपनी उन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराई हैं कि इस रिपोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाएंगे वो सारे झूठ हैं, वो गलत हैं। जनाब उस ग्रुप को, उस गैंग को मैं कहता हूँ कोई आदमी एक एविडेंस तो दे जिसको सपोर्ट किया जा सके, कि या सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे लिया जा सके कि हाँ वाकई ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ क्या है, 10 इदारे हैं वफाक के, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी है, जिसके अंदर वजारत इतलात व नशरियात भी है, वजारत मज़हबी अमूर भी है, जिसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन भी है। अभी कल परसों मेरे अपनी वीडियो में 10 के 10 मैंने गिन के दिए हैं, प्लस 5 सूबाई इदारे हैं जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि इस तौहीन को, ये जो सिस्टमेटिक तौहीन हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारा प्लान क्या है। इनके हायर एजुकेशन कमीशन वाले अपना बता रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए एजुकेट करेंगे। जो वजारत मज़हबी अमूर है उनका अपना प्लान उन्होंने दिया सारा, कि कोई रियासत डिनाई नहीं करती है इस चीज़ को, वजारत दाखिला डिनाई नहीं करती है इस चीज़ को कि ये तौहीन मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। PTA ने 2 रिपोर्ट्स एक पेशावर हाई कोर्ट में जमा कराई जिसमें 10,60,000 लिंक थे। बहुत बड़ी तादाद ब्लास्फेमी के 1,10,000 लिंक्स उन्होंने ब्लॉक किए। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में की, वहाँ पे 14 लाख लिंक्स है जिसमें बड़ी तादाद ब्लास्फेमस लिंक्स की है। तो रियासत तो डिनाई नहीं करती है। तो किसी बड़े इदारे की तरफ से आप ये समझते हैं कि सपोर्ट है इस ग्रोह को? किस ग्रोह को? इसी ब्लास्फेमी तो ग्रोह है ही नहीं तो सपोर्ट कौन सी है भाई? सर आप कह रहे हैं ग्रोह है। मैं किस, ये आप कंफर्म करें। एक है प्रोटेक्शन ग्रुप जिसे कहा जाता है, या प्रोटेक्शन गैंग कहा जाता है। ठीक है, अभी ये भी डिसाइड हो जाए ना। मैं प्रोडक्शन गैंग कह रहा हूँ जो ब्लास्फेमी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गैंग ब्लास्फेमी करवा रहा है आपके यहाँ,
ये नहीं कि वो जो शैतान, अच्छा उसको आप हिज़्ब शैतान हाँ कहते जी चलें, जी आसानी हाँ हो जी जाएगी। ठीक है। ज़ाहिर तो यही लगता है कि हिज़्ब शैतान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले एक ग्रुप आया था, वो भैंसाद मोची इस तरह के नाम से वो ब्लास्फेमी करते सर थे। इसमें ना एक चीज़ और शामिल कर दें, क्योंकि आपने मिलने मिलाने की वकीलों से बात की है, आप काफ़ी उलमा के पास जाते हैं, उनसे मिलते भी हैं। जी जी। अभी तक उनकी तरफ से आपको नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो कि इस तरह का कोई गैंग है, या क्योंकि वो जुमे भी पढ़ाते हैं, आप मिलते भी हैं, आपकी उनके साथ डिस्कशन हुई हो? और मैं यहाँ पे सैल अदीम साहब की भी बात करूँगा, क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं। उनका कोई इस तरह का कोई बयान नहीं आया, क्या वजह है? मैं इंडिविजुअल्स पे तो नहीं कह सकता कि उनका ऐसा क्यों नहीं आया, पता है जी सबको। जी जी साहिल साहब ने रब्ता भी मुझसे किया था कि मुझे बताएं इस बारे में मज़ीद, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके बारे में वो उसे इम्प्रूव करना चाह रहे थे। बाकी भी जो हजरात हैं, देखिए हुआ ये है कि 2021-22 अराउंड इतने टाइम ये जब बातें, इतने केसेस बनना शुरू हुए, तो उस वक्त बहुत से मुद्दई थे, वकील थे, वो उलमा के पास गए थे कि ये मसला पाकिस्तान में आया हुआ है, एक शरअंगेज़ ग्रुप है, तो क्या करें इस बारे में। जिस भी आलम दीन ने या स्कॉलर ने देखा, उन्होंने यही मशवरा दिया कि इसको ना अदालत की चारदीवारी के अंदर रखो, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियोज़ हैं, लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक तौहीन आमेज़ एक पूरी यानी कि पोर्नोग्राफिक मूवी है जिसमें फुल ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ऊपर किस किस मुकद्दस हस्ती का नाम लिखा हुआ है कि करने वाले कौन कौन हैं। कौन बर्दाश्त, किसकी गैरत है? कोई भी नहीं करेगा सर। तो ये मशवरा दिया गया कि आप इसको ना अदालत की चारदीवारी में रखें, और ये अदालत की चारदीवारी में रहे। 2024 में ये चेंज उस वक्त हुआ जब ये एक और ग्रुप है, ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग, जिसको नाम दिया गया, FIA की रिपोर्ट में ये आया था कि एक ग्रुप है जो पाकिस्तान में इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें फिर ये अहमद नूरानी, वो कंदील अजीम, सोनिया खटक वगैरह के, जो इनको एक्टिवली कि बच्चे बच्चे मासूम है, मासूम है, मासूम है, ये करके। अब पाकिस्तान के अंदर कौन इस गैंग का हिस्सा या ग्रुप फॉर्मली कोई मेंबरशिप है, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन जब आप बार बार एक ही ग्रुप को एक देखते हैं, एक ही यानी कि जत्थे को देखते हैं, इंसिडेंटली वही जत्था जिसकी अक्सरियत मुबारक सानी के साथ खड़ी हुई थी, वही यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी बड़ी हैरत की बात है। टीमें दोनों तरफ वही हैं, ग्राउंड चेंज हो गया है। तो उससे ये तासर है कि फिर एक ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग है। मैं भी ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं किसी आदमी का नाम लेके नहीं कहता कि तुम इस ग्रुप के मेंबर हो। मैं फिर भी मार्जिन दे सकता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आओ यार मेरे साथ डिबेट करो, आओ यार मेरे क्रिटिसाइज़ करो, आओ मुझे चैलेंज करो, आओ सवाल करो कि अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो शरह सदर हो जाए सारे मामले में। अच्छा सॉरी, जो आपका सवाल था कि उलमा ने इस पर क्यों नहीं बात की, ये इन लोगों ने मुझे ये बताया गया, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि कोई 35 से 40 लाख रुपया सोशल मीडिया पे खर्च किए। जो बाद में हमने तहकीक की तो उसमें बहुत बड़ी तादाद कादियानियों की निकली, नए बोर्ड्स निकले, कादियानियों का पूरा नेटवर्क देखा। बाद में इस बात की कंफर्मेशन भी आ गई कि बैरून मुल्क पैसा भी इन सब के पीछे जो लगा रहे हैं वो कादियानी लगा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं जो उलमा हैं वो इन कादियानियों की वजह से बात नहीं करते? सर, जो मैं कहना चाहता हूँ अगर मुझे कहने दें। जी जी कहें। शुक्रिया। तो इतना बड़ा ये एक लोगों की जहन साजी हुई कि जिसका आप दोनों भाई भी शिकार हैं कि वाकई ही कोई बिजनेस ग्रुप है जो लोगों को तौहीन के मुकदमात में फंसा रहा है। हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है ये इसके बाद का है। तो उलमा की भी बहुत बड़ी तादाद यही समझती रही कि वाकई ही कोई मासूम लोगों को फंसा रहा है। ये तो अब मैंने एक बुकलेट लिखा है, उसके अंदर मैंने सारे एविडेंसेस दिए हैं, उलमा तक जा रहा है। लेकिन अब एक ट्रेमेंडस अवेकनिंग है पाकिस्तान में। गुजरांवाला, कसूर, लाहौर में मल्टीपल इवेंट्स, रहीम यार खान, साहिवाल, और उसके बाद ये अपना बहावल नगर। मैं तो पूरे पाकिस्तान के टूर पे हूँ कि अब जो लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई हैं कि यार इतना बड़ा खिलवाड़ कि ना सिर्फ ये कि इतने बड़े लेवल पे तौहीन की जा रही है बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उनको अब रिवर्स होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग हैं अब जो प्रोमिनेंटली, इतना बड़ा यानी कि वहाँ पे एक लोगों का एक मजमा था जो हर रोज़ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा होता था कि ये मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको फंसा दिया गया है। सिर्फ 2 लोग रह गए हैं, एक इंजीनियर और दूसरा वो सहाफ़ी जिसका आगे मैंने कहा है
कि जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, बाकी ये सब आपके साथ नहीं, बाकी खामोश हो गए, सबको पता, यानी कि बाकी खामोश इस तरह से हो गए कि जो एविडेंस जब आपके पास नहीं है, जब एक आदमी आपसे जब इतना कह रहा है कि यार FIR भी तुम्हारी मर्जी की, सारा खोलो, पब्लिक में बात करते हैं फरनूद आलम के साथ, ये बात जब बिल्कुल ख़त्म होने पे आती है ना, तो उस वक्त आप जी थोड़ी सी मेहरबानी कर दिया करें। जी ठीक सर। बात फरनूद आलम के साथ जो डिबेट हुई जी, मैंने उस डिबेट के बाद बहुत लोगों का चेंज हुआ कि ये सोशल मीडिया पे तो हर वक्त इनके जो राग थे वो और होते थे, डिबेट में आगे तो हर चीज़ खुल गई है, उससे शरा सदर हुआ। फरनूद आलम साहब ने थोड़ा सा ऐसे बात की, टू माई अंडरस्टैंडिंग उन्होंने वैसे बोलना काम शुरू कर दिया। हादी अली चट्टा, ईमान मज़ारी आजकल वो जेल में हैं, लेकिन जेल में ये हवालात में नॉट श्योर, लेकिन इससे पहले बहुत अरसा पहले जेल में जाने से पहले भी वो भी इस मामले पे ऑलमोस्ट खामोश हो गए थे। एटलीस्ट पहले अगर वो था कि 100% बात कर रहे थे तो उनकी बात भी 5-10% तक आ चुकी थी। मेरा ये गुमान है कि इंजीनियर ने भी इस पर खामोश ही होना है इवेंचुअली, क्योंकि आप कितना अर्सा झूठ बोलेंगे। एंड माई सिंपथीज, जो भी रिसेंटली जो अटैक हुआ है मैंने पब्लिकली कंडेम भी किया है। यस, आई एम वेरी मच सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट, इस तरह से लोगों को पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इस वक्त फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जब सर आपने उसमें ट्वीट किया है, हाँ, आप वीडियो नहीं बनाएंगे उस पर, क्योंकि बाकी इतराज़ के ऊपर तो वीडियो बनाते हैं। जब तक आप ये रिलीज आएगी होगी तब तक मेरे एक शॉर्ट वीडियो कंडेमनेशन का आ चुका, क्योंकि ये तरीका नहीं है, आप फिक्री इख्तलाफ करें, सारा करें, लेकिन अच्छा सर, आपने वेबसाइट की भी बात की थी कि मैं ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे वो सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे जो आप चाहेंगे, तो वो कब तक? वेबसाइट बन चुकी है, 40-45 केसेस उस पर अपडेट हो चुके हैं। अब क्योंकि वो सारा अदालत का रिकॉर्ड है और उसमें से बहुत सी ऐसी एक्सप्लिसिट चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो उसमें से फिर वो छानबीन जारी है, थोड़ा टीडियस काम है, बट इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सम पॉइंट इन रमज़ान वो पूरी वेबसाइट हमारी हो जाएगी। अभी कोई देखना चाहता है तो blasphemy-records.info ये उसका वेब एड्रेस है, आप अभी जितने केसेस अपडेटेड हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी बैक टू टॉपिक, वो आप बात कर रहे थे कि किसी उलमा ने आप बात नहीं की इस पे, इसकी को क्लियरेंस आपने तो वो हादी वो सिचुएशन चेंज हो गई है ना, एक ज़माना था नहीं करते थे, अब शुबान कितना बड़ा इदारा है, वो इस मामले में उनका शरह सदर हुआ है, वो पब्लिकली बात कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। भेरा शरीफ कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो मेरी तकरीर हुई थी पूरे इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को कि वो भी इस चीज़ को लीड करेंगे। अब हम वो 1 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, अब जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन जा रही है सारे उलमा इस पर बात कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस पर फतवा मौजूद है कि जो कुरान के ऊपर कम जो एजैकुलेशन उसकी तौहीन, उसकी तौहीन जो हुई है उसके गुस्ल तदफीन के हवाले से उस पर हो, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर इस पर रूलिंग मौजूद है। सो अब वो सिचुएशन है जो 12 महीने पहले थी ना सर, और नहीं। और जो चुप है उनके हवाले से क्या करें? हर आदमी के पास जाऊँगा, एवरी पर्सन, और मेरे पते में अभी तक मेरे तजर्बे में कोई ऐसा आदमी आया नहीं है जिसको शरह सदर हो गया और वो खामोश हो। सर इस मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? बात नहीं हुई, लेकिन सर उनको भी अक्सर वो आपके हामी और आपके हक में बयान देते भी हैं, लेकिन मैं लेकिन तो सबका फ्रंट मैन हूं ना, मेरे हक में तो सब देते हैं ना। ठीक, उस पे भी आएंगे, उस पे मसला नहीं होता कोई आपको फ्रंट मैन। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ऐड कर दें कि ये जो मौलवी हैं जिनके आप फ्रंट मैन हैं, क्या इन्होंने देखना सेकुलर्स के फ्रंट मैन को, अगर सेकुलर्स के फ्रंट मैन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कम से कम सर वो आपको मुसलमानों का फ्रंट मैन कहता है। चलें, ये भी अच्छा हो गया। पहले आपको इस बात पे गुस्सा आता था, आप करेंगे। चलें, इसमें आपको गुस्सा आता था इस बात पे, पहले नहीं, वो आप बुरा मानते थे कि बुरा मैं चीज़ें मानता था। वो कहते थे कि इंजीनियर साहब कि इसको मौलवियों ने रटा के भेजा था, इसको सारा क्या कहते हैं फीड करके भेजा था, और वो सारा तो इसमें भी गलत चीज़ तो नहीं है? किसी ने फीड करके अगर भेजा भी हो तो एक आलिम नहीं फीड करके ये तो उसका तो जवाब वो दे सकता है ना, इसको फीड करके भेजा गया है। मेरा जवाब तो सिंपल था कि 1-2 दफ़ा मैंने उनको मना किया। इवेंचुअली मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि आप ये कहें, इंजीनियर को मैंने कहा कि इन दोनों में से कोई एक तो झूठा ही है ना, मैं या आप। सिंपल सी बात है कि आप कह दें कि जो फीड करके किसी उलमा के ग्रुप से या किसी एक आलिम से, तो दोनों चीज़ें हम कवर कर देते हैं। उसमें जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हो, उस नीयत से आया हुआ हो कि वो किसी का भेजा हुआ है, आप कह दें, और वो उसकी चीज़ का डिनाई कर रहा है तो आप कह दें उस पर लानत हो, अल्लाह की हो, फरिश्तों की हो, तो हम लानत करने वालों की लानत हो। और ये भी कह दें कि जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों पे तो हम लानत करने वालों की लानत हो। उसका जवाब नहीं दिया, पूरा महीना मैंने टाइम दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मैं अपने आप ये अल्फाज वापस लेता हूँ कि अगर इंजीनियर को 1 महीना काफ़ी होता है ना जवाब देने के लिए, नहीं दिया अगर, और उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा
वो बना ऐसा भी नहीं कि he didn't care, he used to care a lot, he still does, but अब वो एक और साइकी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद मैंने अपने अल्फाज ये वापस भी ले लिए कि मैं क़यामत के दिन एक मुसलमान भाई को इस हालत में नहीं मिलना चाहता कि इन अल्फाज का तौक़ उसकी गर्दन पे हो। क्लियर हो गया सबको कि मैं किसी का सिखाया हुआ नहीं था। हाँ, दूसरी बार फिर मैंने कहा था, वो मैं वापस नहीं लूँगा, कि जब इसने ये फ़लस्तीन वाली बात की थी कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं नहीं जा सकता, और वो मेरे अल्फाज आज भी हैं कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। मैंने तो कह दिया, वो भी हिम्मत करे कह दे। अच्छा, इसमें आपने ये बात की है इस हवाले से, फ्रंट मैन के हवाले से, तो जब उन्होंने आपको ये कहा कि आप मौलवियों के फ्रंट मैन हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे गुस्सा किया जाए? तो आप तो उलमा के तबके से, लेकिन तब आपने गुस्सा किया। आपका सवाल जो लिखा हुआ है ना, अगर उसका जवाब आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप फिर भी उसे पढ़ें। नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब सवाल सुने, मैं किस चीज़ पे अभी सवाल मेरी रिजेंटमेंट थी, और वो मेरे बात कह भी दी, महीने बाद वापस भी अल्फाज ले लिए, वो मामला ख़त्म हो चुका है, और वो इस तरह से भी ख़त्म हो चुका है। आपने उनको कहा था कि वो कादियानियों के फ्रंट मैन है, हालांकि वो खुद कई बार अपनी वीडियो में उनको काफिर कह चुके हैं, तो वो फ्रंट मैन कैसे हो गए? और ये बात जो आप कर रहे हैं कल क़यामत के दिन, क्या आप इसको अल्लाह ताला के सामने जस्टिफाई कर देंगे कि एक मुसलमान को आप एक काफिर ग्रोह के साथ मंसूब कर रहे हैं? फ्रंट मैन के तौर पे बिल्कुल। फ्रंट मैन की कैसे? एक मुसलमान जो है वो काफिर का फ्रंट मैन कैसे हो सकता है? इसको अपना हल करते हैं। जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि, या आप मुझसे पूछें कि इमरान खान बड़ा, एक मिनट के लिए, बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन है, मैं कहता हूँ हाँ यार, इमरान खान जो है ना करप्ट पॉलिटिशियन, लेकिन अगर इमरान खान है ना तो नवाज शरीफ भी है, तो आप क्या कहेंगे? कि अरे नास्क, एक सेपरेट टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप मुझसे कहें कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, मैं कहूँ हाँ यार इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन इमरान खान अच्छा बंदा है ना तो फिर नवाज शरीफ बड़ा अच्छा बंदा है। तो बार बार यही मैं पैटर्न फॉलो करूँगा। एट सम पॉइंट आप सोचेंगे तो सही, नहीं यार कोई गड़बड़ तो है। तो कादियानियों का जो सवाल ये हो कि क्या अहले किताब का ज़बिया हलाल है, और कादियानियों के मतलब कोई सवाल ना हो और आप उसके अंदर वो ऐड कर दें कि उनका हलाल है और कादियानियों का भी हलाल है। एज़ाए वज़ू चमकाने में कोई कादियानियों का जिक्र ना हो, वो जो हदीस है कि एज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, तो उसमें आप ऐड कर दें कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं कि मैं उम्मतियों को पहचानूंगा ये ऐसे क़यामत के दिन कि उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे हों, और बात करते गए और कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। तो किस स्टेज पे आप सोचना शुरू करेंगे कि यार ये आदमी ने ट्रिप फीडिंग करता जा रहा है, कादियानियों के हवाले से एक माहौल साजी करता जा रहा है। एक बंदा उनको काफिर कह रहा है पब्लिकली। अब नहीं कह रहा ना, क्यों नहीं कह रहा? हदीस में, हदीस के मुताबिक अज़ाए वज़ू उसके चमक रहे होंगे जो उम्मत तो में इस तरह से, और एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि वो काफिर है, और एक इस दोनों में से कोई पॉइंट पे आप अजम्पशन पैदा कर रहे हैं। एक बंदा आदमी हो सकता हूं, मेरी मदद कर दीजिए। नहीं, आप जाहिल मैं नहीं है। इस मामले में अगर आप समझ रहे हैं ना कि मैं गलत हूँ, तो फिर अपनी जहालत की बुनियाद पर गलत हूँ, इल्म की बुनियाद पर तो मैं गलत नहीं हूँगा। वो कह रहा है कादियानी काफिर हैं, और वो कह रहा है कि उम्मत के अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, तो कादियानी तो उम्मत के अंदर शामिल हो गए, और ये पोटेंशियल उम्मत की बात नहीं हो रही है, एक्चुअल उम्मत की हो रही है। मुझे समझा दें कि दोनों में से कौन सी बात ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि एक कादियानी काफिर है, ठीक है, तो दूसरी साइड पे तो एक फहम वो बयान कर रहे हैं, उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये उम्मत में शामिल हैं या नहीं है, उस पे बहस हो सकती है। क्या फहम का नतीजा? तो उससे सर दो चीजें बयान हो रही है ना सर, दो चीजें बयान हो रही हैं यहाँ पे। आप एक चीज को ले रहे हैं, आप दूसरी चीज को क्यों नहीं ले रहे? मैं तो आपसे जिसमें वो कहते हैं कि वो आप तस्दीक कर दें, दोनों में से मैं किसको लूं? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं जाहिल आदमी, हम जो कहेंगे आप कर लेंगे, मैं आपकी बात रिकॉर्ड पे आ जाएगी। And that's what I want to achieve. So here is the thing. मैं यही कह रहा हूँ कि क्या मेरे दो तीन, अगर मुझे समझ रहे हैं मेरी बात, जी क्या क़यामत के दिन सबके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, जितनी बनी नो इंसान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में आई? Is that the case? किसके चमक रहे होंगे? रसूलुल्लाह की उम्मत के। जी। कादियानी उम्मत में शामिल हैं? नहीं। उनके अगर अज़ाए वज़ू चमक रहे हों तो फिर इसका मतलब तो है आप जुज़वी तौर पे सर आप उसको जुज़वी क्यों तौर पे उसको खंगालते नहीं है ना बात गलत है। देखें ना कितने अच्छे तरीके से। अगर सर आप उसके ऊपर सारी हर डर किस चीज़ से लग रहा है जी कि अगर आप प्रोफेशनल सहाफ़ी बन गए ना तो बड़ा काम खराब करेंगे। जी ठीक है। अभी आप नॉन प्रोफेशनल हैं लेकिन ये ट्रिक आपने सीख लिया है। ठीक है, एक सीक्वेंस चला रहा है ना जी कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू सिर्फ उस सूरत में चमक सकते हैं जब वो उम्मत के अंदर हों और मुसलमान हों। एग्रीड? यस सर।
तो फिर वो जब कह रहा है कादियानी काफिर हैं और ये जो आप फहम बता रहे हैं इसके मुताबिक वो मुसलमान हैं, मेरी जहालत दूर कर दें, इंजीनियर के नुक्ता नज़र से मैं उनको काफिर समझूं या मुसलमान समझूं, दैट्स ओनली थिंग आई एम आस्किंग। सर आप उनको काफिर समझे, लेकिन दूसरी चीज इंजीनियर के नुक्ता नज़र से उसके या अपने मेरा तो ईमान है, मैं तो काफिर समझता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो वो भी कह रहे हैं काफिर है, तो आप समझ वुजू फिर क्यों चमक रहे होंगे? आप इल्मी इख्तलाफ करें ना। क्या किया, मैं कुल्हाड़ी लेके चला गया? तो नहीं आप उनको फ्रंट मैन कह रहे हैं, इल्मी इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं। गिव मी अ वर्ड। एक इंसान कह रहा है, मैं कहता हूँ, आप कहें कि वो बंदा जो है वो काफिर है। इत्तफाकात की एक पूरी फहरिस्त बना के इंसान आगे जाता है ना कि ऐसी मबनी पर इंसाफ बातों की तरफ आना चाहिए जो मुश्तरक हों, तो हम मुश्तरक चीज़ें पहले इकट्ठी तो कर लें। जी जी। क्योंकि इंजीनियर साहब का केस आप नहीं लड़ सकते इस मामले में अगर आप मुझसे इस बात पे इत्तफाक कर लें, यानी मुझ में और आप में ये बात मुश्तरक हो जाए कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू नहीं चमकेंगे, देन इट्स योर जॉब कि अगली पॉडकास्ट में आप पूछें कि क्या समझते हो भाई, और वो फिर और मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ इसके जवाब में वो कादियानी टेम्पलेट पे जाएंगे। उस मसलक का बाबा उस मसलक को नहीं समझता, उसका ये तो कादियानी ट्रिक है। तो फ्रंट मैन में क्यों कहता हूँ कि कादियानी कभी कादियानियत पे बात नहीं करने देता, इंजीनियर भी कभी कादियानियत पे बात नहीं करने देता। टेम्पलेट उसका एग्जैक्टली वही है, जो ही कादियानियत पे बात करो वो कहता है देखो तुम्हारे फलां मसलक ने ये कहा है, फलां ने लिखा है, फलां किताब में लिखा है, फलां किताब में ये कहा, कादियानी को करते देखते हैं। उसके जवाब में उन्हें कहते हैं कि नहीं भाई हमारे मसले हमारे हैं, मुसलमानों तो के आपको हैं। उनका भी जवाब देना चाहिए, दे देना चाहिए। एतराज ही है ना, तो एतराज का जवाब दे दे। एग्जैक्टली इस टॉपिक जब हमारा खत्म हो गया तो आप किसी बात से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये तो मैं इसको तो डिसमिस करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये बताइए, बैक टू द टॉपिक, कि जिस मामले में मैं अपनी जहालत दूर करना चाह रहा हूँ, इस मामले में आप मेरे साथ हैं या इंजीनियर के साथ हैं कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे या नहीं चमक रहे होंगे? ये तो सर क्लियर हो गया। हम तो फिर अब मुझे ये बताइए कि इस मामले में फिर वकालत करने वाली कौन सी पीछे बात रह जाती है जब वो उन काफिरों को मुसलमान कह रहा है? आप कह रहे हैं फहम का नहीं, वो एक नतीजा अखज़ कर रहा है। और फ्रंट मैनिंग क्या होती है कि उनके लिए मुसलसल माहौल साजी की जाए। जब भी कोई आदमी एतराज उठाए तुम कहो बरेलवी देवबंदी, या तो वो इस पे चुप हो ना, वो कहे कि मैं इस पे नहीं वो इस पे चुप रहे ना कि कादियानी काफिर हैं या नहीं है, और कहे कि मैंने जो बात कही है ये मेरे ओवरऑल मौक़िफ़ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मैं माजरत के साथ अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चलेंगे। इस्लाम की मर्जी तो यही है कि जब गलत हो जाए डिसाइड नहीं करेंगे, तो इस्लाम डिसाइड किया हुआ है ना, क्या ये बात इस्लामी होगी या गैर इस्लामी होगी? डू यू थिंक इट्स पर्सनल? मेरा और इंजीनियर का कोई ज़ाती मसला चल रहा है? मैं नहीं इस पे कमेंट करता। हमारा क्या ज़ाती मसला? मैं राजपूत हूँ, वो मुगल हैं, ठीक है, हम दोनों पटवार से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हमारा कोई ज़मीनों का झगड़ा नहीं है, हमारा कोई और झगड़ा नहीं है। मैं सिर्फ उससे दो चीज़ें कही हैं और अब तीसरी शामिल हो गई है। सेकुलर्स को फ्रंट बैनिंग छोड़ दो, कादियानियों की फ्रंट बैनिंग करना छोड़ दो, और अब ये जो गुस्ताख हैं इनको मासूम कह के ना करो। ये तुम्हारा अल्टीमेट डिक्लाइन तुम्हारा इस चीज़ से आएगा, क्योंकि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अपना कैरियर बिल्ड किया हुआ है, जब उनके गुस्ताखों के साथ खड़ा हो जाए बंदा, और ये गुस्ताखों के साथ खड़ा है, ये भी वाज़ेहन में रखें। ऐसा नहीं मैं सिर्फ मुल्ज़िमों की बात कर रहा हूँ, 40 से ज़्यादा को सज़ाए मौत हुई है, उनको भी मासूम कहता है। और ये भी गलतफहमी फैलाते हैं कि जूनियर कोर्ट से, इवन सुप्रीम कोर्ट से जिनको हुई है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ ना कि जो बंदा, हर बंदे को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, मैं इस चीज़ की हमायत करता हूँ। और आप अगर वो पब्लिकली कर दें, वो वेबसाइट अपलोड हो जाए, तो हर बंदा खुद वो उनके कहा ना कि बहुत बड़ी तादाद में तो उस पर अपडेटेड हैं। आपको मैंने उसका वो URL बाकी उसको इंशाल्लाह अपडेट करते रहिए। सर इंजीनियर की बात चल ही रही है, तो इसमें ये होता है कि आपने एक वीडियो में कहा था कि इंजीनियर जिसके सामने भी बैठता है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। आपके सामने बैठ के तो उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई? हमें हाँ नहीं मिलाई थी। किस तरह? जितने मैं एतराज़ात लेके गया था इंजीनियर का यही तो नहीं, इस बात पे तो हम आपके साथ हैं, या टॉपिक चेंज कर दिया। अब मैं चूँकि डिबेट मैं पॉडकास्ट में नहीं करता, डिबेट का अपना एक डिकोरम होता है, लेकिन एक आदमी जब बात बदल लेता है ना आगे से अपनी, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने पॉइंट को कंसीड कर रहा है, दैट्स गुड इनफ। और मैं पूरी इस नेक नीति के साथ गया था कि मैं खुदा ना खास्ता कोई ड्रिलिंग करने नहीं गया। आई वेंट देयर टू पुश हिम हार्ड, एकेडमिकली, ब्रदरली, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे पुश किया जाए, मेरा भी एक व्यू है। तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई बदनीति के साथ आ रहा है, तो मैं उस नीयत के साथ गया। अब उसमें एक दो बातें, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान वाली बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म सेकुलर पाकिस्तान बना रहे थे, ही कंसीडर्ड दिस पॉइंट कि हाँ ठीक है, मैं भी वही वाला कह रहा था, हालांकि वो वाला नहीं था, लेकिन उनका कि जो आप कह रहे हैं मैं वही कह रहा था, हमारा एग्रीमेंट हो गया।
लेनिन जैसे दहशतगर्द वगैरह को सारा मिला देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस्लामी नज़रियात के साथ, उनका नहीं, इस पर भी हमारे आपसे इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक हो गया। पीछे रह गई थी अल्लामा इकबाल वाली बात, तो मैंने जब कहा कि इस्लामिक सेकुलरिज्म ये टर्म हम इस्तेमाल ना करूँ, नहीं हमारे सूफिया ने भी की हुई है, यानी वो अपने सेकुलरिज्म पे बात नहीं करना चाह रहे, अब वो किसी और तरफ बात लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि अपने पॉइंट को फॉलो अप नहीं कर रहे, विच इज़ फाइन, हम ओके विद दैट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उनकी भी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, अपने अकाबिर की भी। हमारी इत्तेफाक था कि मैंने अलहदा से एक क्लिप निकाला सेकुलर्स के लिए, जिसमें इंजीनियर ने कहा कि वो सेकुलर्स जो मेरा कंटेंट यूज़ करते हैं ये हिटलर की शैतानी औलादे हैं। मैंने सेकुलर्स को चैलेंज किया कि आज के बाद इंजीनियर के विषय नहीं छुपना। हमारा तो इतना इत्तेफाक था, इख्तलाफ कहाँ से हुआ था? इस इत्तेफाक के बाद जब इंजीनियर ने फिर वीडियो बनाया और कार्ल मार्क्स की तारीफें करना शुरू कर दी, जबकि मैं बता के आया हूँ कि पाकिस्तान के सोशलिस्ट पाकिस्तान में एथीज़म फैलाने में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। मेरी यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आपको एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी हमने हाइड की है, सिलुएट उसको बनाया, उसकी आवाज़ चेंज की है आर्टिफिशली, जिसने पूरी कहानी सुनाई है कि ये जो सोशलिस्ट के ये जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, ये गरीबों और मजदूरों की बात करते करते जब पूरा सिलेबस ख़त्म होता है तो आदमी को एथियस्ट बना चुके होते हैं। मैंने ये मना किया था कि कार्ल मार्क्स कोई इंसान दोस्त नहीं था, शादियों के ख़िलाफ़ उसके नज़रियात थे, हर तरह की क्लास सिस्टम के वो खिलाफ था, दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला था कि हम ज़बरदस्ती तो जब भी हुकूमत लेंगे ज़बरदस्ती लेंगे ना, हम ये तो नहीं करेंगे कि क्या कहते हैं जो प्रोलेटारिएट्स हैं उनके पास हम जाएंगे और कहेंगे कि आप हुकूमत हमें दे दें और दे देंगे, नहीं ऐसा, माफ़ी चाहूँगा बुर्जुआ के पास, मैं गलत कह गया, तो बुर्जुआ के पास जाएंगे और ज़बरदस्ती हुकूमत ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी। यानी वही नज़रियात का हामी, उसने मुल्कों की इकोनॉमीज़ बर्बाद की, उन्होंने इस्लाम बैन किया, कुरान बैन किए, हिजाब पे लगाए पाबंदियाँ लगाईं, 25,000 से ज़्यादा मसाजिद तबाह की, इस्लाम को बैन कर दिया, कुरान घर में बाहर पढ़ने पे जुर्माना होता था, इस्लामी नाम रखने पे जुर्माना होता था। ये तो मुसलमानों के साथ किया। ग्रेट परचेज़ में मुसलमान और ईसाई उलमा दोनों को मिलाएं अगर तो 1 लाख से ज़्यादा की तादाद बनती है जिनको जान से मार दिया गया, तुम उनको हीरो बना के पेश कर रहे हो। इख्तलाफ हमारा दोबारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मैं पॉडकास्ट में सारी बातें तय जो करके आया हूँ। आपने कहा कि वो दूसरों का रेफरेंस देते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने अकाबिर के हवाले से उनको जस्टिफिकेशन देते? क्योंकि आपने एक जगह कहा था कि वो हमारे घर का मामला है, तो घर का मामला जब पब्लिकली हो गया तो उस पे दूसरों के एतराज़ करना भी बनता है, आपका जवाब देना। क्योंकि आपने कहा था शख्सियत से नहीं उनके नज़रियात से इख्तलाफ होना चाहिए और बोलना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं तनकीद की जा सकती है इसी वाले जो भी हो, जो उनके पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से पता है, जो पॉइंट्स हैं इसी तरह कह लें। आप मुफ्ती तारिक, हम ना रह जाए कि मैं ये सोच रहा आप था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे, आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, और उसके दरमियान एंकर साहब कहते हैं कि ये सेकुलर की बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि ये उनको खातिर ख्वाह नहीं लाते। तो क्या वजह है कि फिर अगर उनके पास बेसिक साइंस का इल्म नहीं है तो उन पे विलोग आप करते हैं? सॉरी, किन के पास नहीं है? यही है देसी सेकुलर जिनको आप कहते हैं। सर, आई एम वेरी श्योर आपका सवाल आपके जहन में ज़्यादा क्लियर है। जी जी, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही है, देसी सेकुलर साइंस नहीं जानते। तारिक मसूद साहब, सर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ आप बैठे हुए थे, आप उनका सवाल जस्टिफाई कर लें, मैं अपना बात मैं पहले समझ तो लूँ जस्टिफिकेशन। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ आप बैठे हुए थे और आपने खुद ये कहा था आज मैं मदारिस का लग रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह बात हुई थी। और एंकर जी जी, मैंने वो डिबेट सारी आपकी वो वीडियो सारी देखी है, उसमें आप दो तरह कह लें, आप इस तरह कह लें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिसको फॉलो करते हैं, क्या उनके नज़रियात से आपको किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है? अल्लाह की वहदानियत पे नहीं है। देखिए, मेरा किसी से इत्तेफाक का इख्तलाफ होगा जो मेरा मजमून है जी जी, कि मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करता हूँ, एथीज़म के करता हूँ, और सेकुलरिज्म भी सेकुलराइजेशन के खिलाफ, जी जी, फेमिनिज्म एंड सो फोर्थ। इनमें से मेरा कभी किसी चीज़ के बारे में, मेरे जितने भी हमारे इस्लाम के मसाले के, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जो चीज़ जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि बात यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पे इवेंचुअली, सो लेट्स गेट देयर जी। ये बात मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि मैंने तो पब्लिकली ये बात कही है कि जो आदमी थानवी रसूलुल्लाह का कायल है कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया और नबूवत का दावा किया है, वो सारे दायरे इस्लाम से खारिज हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, और अगर किसी ने मुनाजरे लड़के डिफेंड किया है वो भी इसमें शामिल है। अगर फिर मुझे वो स्क्रिप्ट लिख दें, मैं वो पढ़ देता हूँ या मेरी सुन ले। जी जी, सुना है। अब है कि जो, और यही चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से भी कि जिसने भी ऐसा किया हुआ है, कलमे अपने नाम के पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इंजीनियर ने ये करना है कि अगर वो ये चाहता है, और ये मैं इंजीनियर का इसलिए कह रहा हूँ कि बात वहाँ से स्टार्ट हुई है
कि अगर इंजीनियर ये चाहता है कि हम ये कहें कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो फिर इंजीनियर पहले अपने मुंह से कहे। वो अपने सामने मासूम बच्चों को बेवकूफ़ समझ सकता है, जो है नहीं, लेकिन वो समझता है। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो किसके कंधे पे रख के ये अपना राइफल चला रहा है। कहे, अशरफ अली थानवी साहब को कहे वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहे कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, उनके मानने वाले सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फिर उस केस का रोबस्ट अगर वो हो जाता है, फिर जो नहीं कहता वो तो ऑटोमेटिकली दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मतलब अगर इंजीनियर साहब कह दें तो आप भी कह देंगे? इंजीनियर को पता है कि इट्स मच डीपर देन दैट, इसलिए कभी मुंह से अल्फाज नहीं कहता, वो लोगों से कहता है आप कहो। मैं कहता हूँ तुम सच्चे हो, तुम क्यों नहीं कहते? और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो एक पॉडकास्ट में उसके मुंह से निकल भी कि कोई ऐसी बात है तो मैं उनको दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ, और साथ मेज पे हाथ मार के कहता है अब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादार कौन है। चलो, जिस पे फिर मैंने रिस्पॉन्स दिया था कि जो तुम कह रहे हो ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। जिस तरह से तुम कहते हो दायरा इस्लाम से लेकिन तुम फिर क्या कह रहे हो कि अगर किसी ने ये कहा है तो ये तो मैं भी कहता हूँ अगर किसी ने कहा है। अब एक बात ये दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जी जी सर, जब मैं कहता हूँ ना मेरे घर के मसले, तो मेरा मतलब है कि जो दायरा इस्लाम के अंदर के लोग हैं, ठीक, इंजीनियर दायरा इस्लाम के अंदर नहीं, मतलब घर का चोर चोर नहीं होता। आप किस मूड में आए या नहीं? यानी अगर मैं एक बात कह रहा हूँ एंड यू विल डिस्टोर्ट इट एंड पुट योर ओन वर्ड्स इनटू इट, आपका जवाब लेने हैं। डिड यू ट्राई दैट? अभी भी आपने ये कोशिश की है कि मैं इंजीनियर की तकफीर करूं? मैंने कहीं नहीं कहा कि आप तकफीर करें, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि ये भी न्यूज़ दूर रहा था इस आदमी से। अब देखें आपने उसने तकफीर किसी की करवाना किस चीज में आप लोगों को टर्न कर दिया? जी जी किसने? इंजीनियर ने, और किसने? वो कहाँ कर सिर्फ किसी भी टर्न नहीं किया, हमें उनसे बहुत इख्तलाफ है। मैंने ये पब्लिकली अभी आपके सामने कहा कि मुझे उनसे ये बातें पॉडकास्ट में पूछा करें, वहां पे जाके सारे हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। हमारी पॉडकास्ट सर, आपने हमारी पॉडकास्ट देखी है? कौन सी वाली? ये जो अभी हाल ये सवाल आपने किया था सर, इतने सवाल किए ये किया था आप देखिएगा। तो हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अज़ाइबुज़ वाला किया था, नहीं ये नहीं हलाल वाला किया था, बट ठीक है। बाकी जो आपके इख्तिलाफात बाबों के बारे में ये उससे पहले शहरयार भाई की पॉडकास्ट में ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये आपने सवाल पूछे थे ये ब्लास्फेमी के हवाले से। मैंने कुरान पे हाथ रख के बात की है, वो कुरान पे हाथ रख के कहे पूछा था। वो आपने पूछा था कि भटनो वाला फोन पे आपने क्यों झूठ बोला था, ये पूछा था निकाह अतीक और क्यों झूठ बोला था। Don't try to सर आपने हलफ दिया था, जो आपने तीर मारा था वेरी वेल डन, लेकिन जो मेरी डोमेन है उसके अंदर सर आपकी ये डोमेन है ना, जिसके जो मतलब कि हमारी डोमेन थी जिसमें वो हमारे इख्तलाफ थे, हमने वो उनके सामने रखे। अगर वो जो बात मैं कर रहा जी जी सर वो बात करें। जब मैं कहता हूँ कि जो मेरे घर के मसले हैं जिसपे आप लोग बात तकफीर की तरफ लेके, इंजीनियर की हम तकफीर नहीं करते। मैं किसी कादियानी से डिबेट करूँ अगर, और मैं उसे कहूँ कि तुम लोग तो इतने जालिम और मलऊन हो कि हमारे कुरान के तुमने गलत तर्जमे किए हुए हैं, और कादियानी अगर मुझसे कहे कि मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ कि इंजीनियर ने कहाँ कहाँ कुरान का गलत तर्जमा किया है, जो कि बिल्कुल उसने किया है गलत, मेरा एक ही जवाब होगा कि इंजीनियर से इख्तलाफ मेरे घर का मामला है, वहाँ मुसलमानों की आपस की बात है, तुम ये क्लेम नहीं कर सकते। इंजीनियर की कुरान क्लास देखें ना अगर आप, उसके अंदर आपको इतने गलत तर्जमे, कुफरिया तर्जमे भी मिलेंगे, लेकिन मैं तकफीर फिर भी नहीं करते हम कि वो बातें जो कही गई हैं उस हवाले से कि हम दायरा इस्लाम के अंदर तो हैं, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, उसके अंदर सारी बातें। तो मैं कोई कादियानी मुझे ये आर्गूमेंट दे कि हमें ऐसा क्यों कहते हैं, इंजीनियर भी तो किया है, तो मैं कहूँगा भी वो मेरे घर का मसला है। तकफीर की बात है कि वो कहेगा फलां मसला है, फलां, मैं कहूँ मेरे घर का मसला है कि हम दायरा इस्लाम के अंदर के लोग हैं, तुम नहीं हो, तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये तो कोई इंजीनियर को भी अगर डिबेट में यूज करे तो मैं उसे नहीं करने दूंगा कि वो हमारे घर के अंदर की बात है। तो मैं किसी और मैं क्या, मसला क्या है? आप किसी कादियानी से डिबेट करते हुए क्यों कहते हैं कि मेरे घर के अंदर की बात है, कि ये चीज़ क्लियर रहे कि तुम और हम एक नहीं हैं। वो मसाले को यूज करके ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि बाकी मसाले की तरह हम भी हैं। अगर मैं इसको एंटरटेन कर लूँ तो मैंने तो उनकी बात मान ली। डिबेट की स्कीम ये है कि हम हैं, तुम हो, तुम्हारे अपने मसालिक हैं, तुम्हारे फिरके हैं, तुम्हारा वो जितना वो गफार वगैरह जो हैं 12-13 फिरके कादियानियों के अपने हैं, तो मैं कादियानियों को डिस्कस करते हुए कभी उनके फिरकों को डिस्कस करूंगा? उनके तो क्लेम भी हैं, एक दूसरे पे केस भी किए हुए हैं खिलाफत के। ठीक हो गया सर आपने जो हलफ की बात की है कि मैंने हलफ दिया है कि इंजीनियर साहब को उनका जो ये केसेस हुए हैं इन्होंने नहीं पढ़ा। आपने मैंने ये कहा है कि मैं हलफ दे रहा हूँ कि केसेस गलत नहीं है, आपने ये बात की।
और क्या आप इस बात का भी हलफ देते हैं कि इंजीनियर के ऊपर जो FIR काटी गई थी वो सच्ची है? कभी आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी सुना? इवन जब इंजीनियर की FIR कटी थी, जी जी, जब वो इंजीनियर जेल में था, जब उसकी ज़मानत हुई, कोई एक लफ्ज़ भी आपने सुना उस बारे में? नहीं सुना। बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि बात आप करते हैं ऑर्डर शीट्स पे, जो आपका राइट होता है, इसलिए कि ऑर्डर शीट ये जो फैसला होता है, भले वो अबूरी फैसला हो, डेली ऑर्डर शीट हो या ओवरऑल मुकदमे का फैसला हो, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक डोमेन में आप उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। जब एक सब जुडिशरी मैटर है, व्हाई शुड आई वेई इन कि ये केस ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? ये तो इवन ब्लास्फेमी के जो केसेस है, मैंने जितनी बात की है हमेशा उसके अंदर अदालत का एक डॉक्यूमेंट का हवाला दे के बात की है। अदरवाइज आप कैसे, यानी कि आप 295C का छोटी चीज़ होती है कि किसी आदमी की छोड़ दे चले इंजीनियर का। आई अंडरस्टैंड कि वो एक स्पेशल मामला इसलिए कि उसको आप स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। किसी आदमी में 295C हो सर, इसके कभी आप किसी आदमी के हवाले से मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे जब तक वो मामला सब जुडिशरी है। और आप मीडिया में काम करते हैं, मेरा आपको भी मशवरा है कि सब जुडिशरी मैटर के ऊपर पब्लिकली आप डिस्कस ना किया करें। ये खिलाफ कानून भी है, खिलाफ अखलाक भी है। अदालत का मामला है, अदालत जो फैसला दे देगी। अगर वो फैसला कानून इस्लाम के मतलब जो मुद्दई हैं उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ और उन्हें ये लगा कि ये खिलाफ कानून है तो उस पर अपील कर देंगे। अगर उन्हें लगा कि है, बात खत्म। अच्छा, इसमें ये आपने कहा कि जुडिशरी का ये काम है, तो इंजीनियर साहब पे जो FIR हुई है, ठीक है, वो मामला अदालत में है, नहीं पता क्या फ़ैसला आता है। तो अगर वो इसमें बेकसूर साबित हो जाते हैं तो क्या आप समझते हैं, जैसे आपने पहले बयान किया कि जो इसने FIR करवाई थी उसको कटहरे में? देखिए, असूली पोजीशन तो यही है कि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, कटवाई की बात, ये बात जहन में रखें, ये बात पहले भी कि जब साबित हो जाती है कि उसके अंदर वो मैलाफाइड इंटेंट था, तो मेरा तो ये आज से नहीं, बड़े अरसे से ये पब्लिक केस है, मुबारक सानी के ज़माने में था, उससे पहले भी था कि रिवर्स तो बिल्कुल होनी चाहिए। पर आई थिंक इसका बेहतर तरीका ये है कि दिस शुड बी मेड इनटू लॉ एज वेल, कि हम कोई इम्प्लाइड बात ना करें, बल्कि 295 के अंदर एक सब क्लॉज आ जाए कि जहाँ ये साबित होता है। अगर 295C के अंदर सब क्लॉज नहीं आती तो हर जो कानून होता है उसके रूल्स बनते हैं, तो उसके रूल्स के अंदर ये चीज़ आ जाए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में कम से कम आ जाए कि जहाँ पे साबित हो जाता है कि इसके अंदर इल इंटेंशन थी, तो वो रिवर्स होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ब्लास्फेमी में माफ़ी के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरा एक ही जवाब है, आप ज़रूर करें, पर आज पब्लिक स्टांस होगा। नहीं, पब्लिक स्टांस आपका है, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर गुस्ताखी कर रहा है तो अगर उसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लिए मैक्सिमम, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एक आदी मुजरिम है उसको तो फिर माफ़ी का हक नहीं है कि एक आदी मुजरिम रिपीटली वो वही काम कर रहा है तो फिर उसको तो माफ़ी नहीं दी जा सकती। जी, कितनी दफ़ा दी जा सकती? नहीं, मैं वैसे आपको एक फिगर दे रहा हूँ कि 1-2 दफ़ा तो गलती हो सकती है। अब जो आदत जिसकी बन गई है वो तो गलती नहीं है ना, वो तो एक आदी मुजरिम है। तो क्या एक बंदा जो एक आधी दफ़ा 2 दफ़ा उससे गुस्ताखी हो रही है और वो वापस माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, तो आप कहते हैं कि कोई माफ़ी नहीं है? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्लियर कर दें। मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्लियर कर दें, ठीक है? तो आप मुझे ये बता दें, क्या उसको माफ़ी मिल सकती है अगर उसने इंटेंशनली भी की है तो? 2 प्रिंसिपल बातें हैं यहाँ पे। पब्लिक में मौक़िफ़ है कि फ़िक़्ह और शरीयत कोई मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरी राय में या मेरे मुताबिक अब ऐसा ही आप करें। शरई के हैसियत के हवाले से बता दें आप। मैं कहता हूँ कि शरीयत में, फ़िक़्ह में अगर माफ़ी है ज़रूर मिलनी चाहिए। आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। क्या है? लेकिन हाँ, ये अगला सवाल है कि ये किसने तय करना है? शरीयत और फ़िक़्ह कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता ना। लोग ज़िंदगियाँ लगाते हैं, दरस निज़ामी आप 6-7 साल आप उसमें लगाते हैं, फिर इफ्ता आप स्पेशलिज्म करते हैं, आपके फिर 3-4 साल आप और लगाते हैं। सारी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है लॉ की वो आप पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं फ़िक़्ह की मैं बात कर रहा हूँ तो वो मुफ्तियान जो इस कानून के स्पेशलिस्ट में उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सारे इस कानून की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसके ऊपर कतई नसूस देखते हैं, उसके ऊपर माफ़ी के प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं हैं, वो करके फिर भी उसके अंदर एक डिफरेंस आ सकता है कि अहनाफ के अंदर मुमकिन है कुछ और हो, मालिकियों के अंदर कुछ और हो। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हाँ, तो इन्हें रसालत के हवाले से तो सबका एक ही मौक़िफ़ है, लेकिन हम यहाँ पे ओवरऑल तौहीन की बात करें तो इन्हें मज़हब भी इसके अंदर है और एंड सो फोर्थ। तो वो पैनल जो स्टेट का एक ऑर्गन हो, जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हो सकती है, उलमा बोर्ड हो सकता है, इसके अलावा एक और स्पेशलिस्ट इदारा बना दे, लेकिन वो रियासत का होना चाहिए, आम आदमी का काम नहीं है। वो डिक्लेयर कर दे कि माफ़ी मिल सकती है,
तो इसका मतलब ये है कि अब रियासत खुद डिक्लेयर कर रही है थ्रू ए वेरी स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ उलमास एंड फुक़हा जो जूरिस्प्रूडेंस के माहिरीन हैं कि हाँ माफ़ी हो सकती है। आई हैव नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सबको माफ़ी हो जानी चाहिए। पर आई डू हैव अ क्वेश्चन कि तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत, बिलखुसूस तौहीन रसालत के मामले में अगर माफ़ी की बात की जा रही है, बाकी जो जराइम है उनके बारे में क्यों नहीं की जा रही? तो एक कत्ल कर देता है एक आदमी, तो अभी अगेन मेरी पब्लिक कंडेमनेशन है इस तरह की डिप्लोरेबल एफर्ट्स जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं, जैसे इंजीनियर पे गलत अटैक हुआ है, एफआईआर हो गई ना, इसको माफ़ी का है इसका एफआईआर से पहले जो इंजीनियर का 4 नकाती फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि पहले देखा जाए सारी वीडियो, वो तो चीज साबित हो गई है ना, वो तो पकड़ा गया, साबित हो चुका है जी। उनका कहना है ना कि वीडियो पहले हो जी, फिर उसकी फोरेंसिक की जाए, कराई गई यहाँ पे नहीं कराई गई। फिर उसके बाद उसका जहनी तवाज़ुन देखा जाए, देखा गया यहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद यह है कि उलमा के सामने बिठाया जाए कि माफ़ी तलाफी है, अगर वो माफ़ी भी नहीं मांगता या आदि मुजरम हो जाता है कन्फर्म, तो फिर उस पर एफआईआर करें। तो वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर आप पे एक आदमी ज़ाती हैसियत में आके हमला कर दे तो उसके ऊपर आपका ये 4 स्टेप फार्मूला अप्लाई ना करे और इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कोई आपसे कम तो नहीं होगी कि उस पर आप ये 4 स्टेप फार्मूला अप्लाई कर दें। ये साहब को छोड़ दें, मैं इसको जनरली बात कर रहा हूँ, एक ब्रॉड लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी है, जब अल्लाह ताला हर बंदे को रुजू का मौका दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या हैसियत है कि हम एक इंसान को कहें कि नहीं तेनों माफ़ी नहीं मिलनी। इंदल्लाह और चीज़ होती है, दुनिया के कानून में और चीज़ होती है। अल्लाह का ये है, शिर्क भी अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन वो बंदे का और अल्लाह का ज़ाती मामला। तौहीन किसी ने कर दी है, अहादीस इस पे मौजूद हैं, कुरान इस पे कन्फर्म है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल माफ़ी देगा जो सच्चे दिल से तौबा करेगा। क्या किसी फुकाहा के हाँ ये मौजूद है माफ़ी? जब चीज़ों को आप समझेंगे ना तो मसला होगा। फुकाहा के पास मामला कब आता है? एक आदमी का प्राइवेट मामला है, प्राइवेट मामला उसका, किसी को पता ही नहीं, तो फकीह को क्या कहेगा उस पर? फकीह तो उस पर बात करेगा ना जो पब्लिक में एक मैटर हुआ है, एक आदमी है वो अरेस्ट हो गया है, अब वो अगर कहे कि मैं माफ़ी मांगू तो फकीह उसे यही कहेगा जी बिल्कुल आपको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना। तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि आपको माफ़ी, लेकिन वो अल्लाह के हाँ है, अगले जहां आपके साथ क्या होगा अल्लाह का फैसला है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में आपको छोड़ दिया जाएगा। एक कातिल है, वो कत्ल से तौबा उसने कर ली है, आज उसने कत्ल किया मिसाल के तौर पे, उसे तौबा कर ली, उसने जो भी उसने उस पर सदकात दिए, उसने कफारा अदा किया, सारा कुछ किया, सारा कुछ किसी को नहीं पता, और उसने बाद उसे कत्ल भी नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद वो पकड़ा जाता है। तो अगर वो कहेगी आज से 9 साल पहले मैंने माफ़ी मांग ली थी अल्लाह से, तो क्या अदालत इस बेस पे कहेगी ठीक है जाओ तुम? अदालत तो अपना काम करेगी, अल्लाह के यहाँ आगे क्या है उसकी पकड़ होगी, वो एक और चीज़ है। उस पर तो अल्लाह ने कहा है कि हाँ वो माफ़ करेगा, कुरान की आयत है, अहादीस है, सारा कुछ है। सो फॉर दैट रीज़न सर व्हाट वी से इज कि माफ़ी के मामले में मेरा प्रिंसिपल स्टांस बड़ा क्लियर है कि अगर गुंजाइश है मिलनी चाहिए, पर आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कि सिर्फ तौहीन रसालत की बात हम क्यों कर रहे हैं, बाकियों में क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं सबको रखा हूं सामने। और तीसरी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी टेक्निकल है, जब हम बात कर रहे हैं ना तौहीन मज़हब की, तो उसमें सिर्फ हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें ईसाईयत की भी बात हो रही है, हिंदुज़म की भी हो रही है, सिखिज़म की भी हो रही है। ये जिन केसेस पे मैं ज़्यादा शोर मचाता हूँ, पोर्नोग्राफी को लाजमी, इसमें तो ईसाई मुक़द्दसात की भी तौहीन की गई है, ऐसी की गई है। जब आपने कह दिया कि लेकिन एक सवाल है ना उसके अंदर, हाँ तो है तो शैतानी रूपी है ना, वो सारे मज़ाहिब को ऑफेंड करता है। इसमें सारे वो मतलब आप कह रहे हैं ये जो आप माफ़ी वाली बात कर रहे हैं, जी जी, तौहीन रसालत का मामला तो एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम फुक़हा हैं, उलमा हैं, सारे वो तो फैसला कर सकते हैं इस पे, अपनी राय फॉर एग्जांपल अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं कि माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो ईसाई मुक़द्दसात की तौहीन हुई है वो मुसलमान आलिम दीन कैसे फैसला करेगा उसका? जो हिंदुज़म की तौहीन हुई है उसके ऊपर कोई मुसलमान मुफ्ती साहब कैसे फैसला करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे ना। वो तो अब उसको आप ये रख लें कि अगर वो एक इस्लामी रियासत के यहाँ मौजूद हैं तो वो रियासत उसका फैसला करे। तो अगर रियासत ने फिर ऑलरेडी तौहीन रसालत पे फैसला किया हुआ है कि उसको सज़ाए मौत मिलेगी, तो इस फैसले को हम क्यों नहीं मानते? आप खुद कह रहे हैं कि इसमें मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उस आदमी पे रिवर्स होनी चाहिए, वो एक चीज़ है। तो मैंने ये तौहीन माफ़ी वाली बात पे मैं ये नहीं, माफ़ी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर माफ़ी है तो मैं तो कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर ऑलरेडी फिक्र के अंदर गुंजाइश है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। वो मेरा ज़ाती इशू तो नहीं है किसी से, लेकिन जो बात आप नहीं समझ रहे हैं ना वो ये है कि बाकी मज़ाहिब के लोगों की माफ़ी का हक
मेरे पास कैसे आ गया, किसी मुसलमान आलिम दीन के पास कैसे आ गया। अब उसका एक और तरीका है कि आप उनके उलमा को बुलाएं, उनसे पूछें कि माफ़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, और अगर वो कहते हैं हो सकती है तो आप दे दें। तो भाई मुसलमान उलमा के हवाले से तो मैं यही कह रहा हूँ ना, एक पैनल बैठ जाए हर मजहब का, रियासत उसको ऑन करे, वो फैसला करें, अगर माफ़ी है तो ठीक है हो जाए, नहीं है तो फिर हम कम से कम हम ये नहीं कर सकते कि तौहीन रसालत का जो मुजरम है उसके लिए माफ़ी, तौहीन कुरान के मुजरम के लिए माफ़ी, तौहीन बाइबल के वाले के लिए कोई माफ़ी नहीं, तौहीन ऋग्वेदा के लिए कोई माफ़ी नहीं। ये भी तो अक़लीदों के हम क्या उनके साथ ठीक है, समझ आ गई उस चीज़ की। मैं एक ये बात करना चाह रहा हूँ कि माफ़ी के हवाले से बात की आपकी, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, हम तो इस हवाले से जाहिल हैं, ठीक है, हम तो सवाल रख रहे हैं। जितना मर्जी आप मुझे इस मामले में ट्रैप करने की कोशिश करें, नहीं मैं सर आपको कभी फिक्र राय देता हुआ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी रिसर्च हुई है, आपने पढ़ा है, तो हमारे यहाँ 4 इमाम जो हैं वो ऊपर हैं, तो उनमें से किसी के यहाँ ये मौजूद है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं एक इल्मी लिहाज से पूछ रहा हूँ, क्या किसी के यहाँ ये मौजूद है कि माफ़ी मिल सकती है? इल्मी लिहाज से पूछ रहे हैं ना? जी जी। तो मैं आपको अपना जो किसी मुफ्ती साहब से कंफर्म कीजिएगा, मेरी बात को अथॉरिटी ना समझिएगा। फ़िक़्ह एक इमाम के नाम से मंसूब ज़रूर होती है, लेकिन एक इमाम का फ़ैसला उसमें फ़ाइनल नहीं होता। फ़िक़्ह जो है ये एक डेवलपिंग एंटरप्राइज़ है। इवन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं उन्होंने कई बातों में इख्तलाफ किया कि डेवलपिंग एंटरप्राइज़ होता है। तो अगर आप ये कहना कि क्या इमाम अबू हनीफा के पास माफ़ी थी या नहीं थी, आई डोंट नो, लेकिन आप मुझे कहना कि हनफी फ़िक़्ह में माफ़ी है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि उनके नाम से मंसूब तो है लेकिन कई चीज़ों में उसने डिपार्ट किया हुआ है। मतलब अगर हम चाहें तो एक जो फ़िक़्ह के इमाम हैं, अगर उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक ठीक। तो रही बात ये, आमतौर पे जो आपके सवाल की जो जिस्ट अगर मैं ठीक समझा हूँ कि अहनाफ के यहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि माफ़ी की बात है, लेकिन ये अहनाफ, मतलब मैं चारों के यहाँ पूछ रहा हूँ, बेचारों फ़िक़्ह के यहाँ क्या? अहनाफ के यहाँ ये चीज़ किसी हद तक कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ माफ़ी वाली बात थी, लेकिन एट द सेम टाइम अहनाफ के यहाँ ये भी बड़ा पक्का असूल है कि जहाँ मुस्लिम रियासत एक फ़ैसला कर दे और या बाकी फ़िक़्हें इस पर एक डिफरेंट राय रखती हैं, तो वो मान जाती हैं, रियासत के साथ हो जाती है। शादी कब डिज़ोल्व होगी, बड़ा क्लासिक केस है कि हनाफ के यहाँ तो बड़ा लंबा काम है ना, कुछ 70-80 साल का है, लेकिन उस पर आए पाकिस्तान के हनफी इमाम मालिक की बात मानते हैं कि ठीक है, चार बात जो है। तो ऐसे ही अगर अहनाफ के यहाँ तौहीन रसालत की माफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट कभी रहा भी है ना, तो वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि रियासत उसके अपोजिट फैसला दे चुकी है और अहनाफ अपने असूल के मुताबिक अब रियासत के साथ चलेंगे। चलिए सर, ये बात क्लियर होगी। सर, आपने एक वीडियो में कहा कि जो फ़िरके हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला और है, तो वाकई आपको लगता है ये जो फ़िरके हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है? इन रिलेटिव टर्म्स श्योर। तो मैं हमेशा उसको एक कॉन्टेक्स्ट में बात कहता हूँ ना कि जी। आपकी उम्र इतनी नहीं है, मैंने वो दौर देखा है, एटलीस्ट मैं ऑब्ज़र्व किया है कि मैं पाकिस्तान में नहीं भी था तो फिर भी इस दुनिया में तो था, कि जब जलसों में से लोग उठाए जाते थे, खुलेआम ब्लास्ट हुआ करते थे, और मेरे पैदा होने से भी या एटलीस्ट मेरे बचपन की, जिसकी मुझे शौरी तौर पे याद नहीं है, बाद में उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि बड़ी इंटेंस किस्म की फ़िरकावारी पाकिस्तान में रही है। अब जो है पाकिस्तान के अंदर वो एक थियोरेटिकल हैसियत रह गई है, ठीक है, जो हमेशा रहेगी। जी जी, वो किसी भी मामले में वो रहती है, सेकुलर्स के अंदर भी है। लेकिन अब हम जब देखते हैं कि लोग उस तरह की दहशतगर्दी का शिकार नहीं हो रहे, उस तरह की अब फायर ब्रांडिंग स्पीचेस पहले तो पूरा एक इंडस्ट्रियल स्केल पे हुआ करती थी, अब जो है वो एक आधो इधर उधर हो गई है। यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मुख्तलिफ मसाले के बच्चे इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। आम हालात में भी जब देखते हैं हम कि आपस में रिश्ते नाते हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, द सिचुएशन इज़ मच मोर रिफ्रेशिंग एंड वेलकमिंग। इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आज से 100 साल लिखी हुई पहली किताब जिससे लोग दूसरी तीसरी जनरेशन में मूव ऑन कर रहे हैं, आप उसी को पकड़ के ये देखो यार ये जुमला इसमें क्या लिखा, इसमें क्या, तो ये मतलब एक तहजीब याफ्ता जहन की निशानी नहीं है ये। अच्छा सर, ये पब्लिक का सवाल है कि आप काफ़ी स्टेज के ऊपर जाते हैं, जितने भी आपके उलमा दोस्त हैं, आपको कभी शिया के स्टेज पे नहीं देखा, क्या वजह है? वो आपको बुलाते नहीं है या आप खुद नहीं जाते? ये भी हो सकता है
नहीं, मैं रिफ्यूज़ तो नहीं करता। वैसे ही है कि बहुत से मतलब बुलाया नहीं हाँ, ये हो सकता है शायद मेरे काम ऐसा है जो उनके लिए ना अहमियत रखता हूँ, दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। चलिए इसके साथ हाँ, लेकिन ये ज़रूर है जी, कि जी। मेरे कई टेलीविज़न प्रोग्राम ऐसे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे अहले तशी उलमा जो हैं वो मौजूद होते हैं। यूँ नहीं, ब्लास्फेमी वाले मामले में जी जी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे फ्लैटीज़ में हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें अहले तशी फ़िक्र जो है वो नुमाइंदगी मौजूद थी। इन एडिशन टू दैट, अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटा बच्चा लिस्ट बताया, नहीं नहीं मैंने यहाँ भी किया हुआ है जी जी इवन ये जो इंजीनियर वाला भी मामला हुआ था, गुस्ताख औरत से शादी जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसमें भी जो मैंने सारे मसालिक से जो राय ली थी उसमें जाफरी मसलक भी था, सारे मसालिक जी जी, वो मैंने आपकी वीडियो देखी। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रंट पे शिया मसलक था, मैंने देखा है कि उनकी तरफ से ही ज़्यादा फतवे आए थे अली भाई इंजीनियर साहब के हक में। श्योर, मैं उस पर जो देखें जो फतवे की चीज़ है ना वो मेरे ग्रेड से ऊपर है, इंटेलेक्चुअल पे ग्रेड से नहीं नहीं, वो वाकई ऊपर है। मैं वैसे आपको बात कर रहा हूँ कि मतलब एक चीज़, किसी को अगर आपने किसी की हमायत करनी है तो एक मुफ्ती के हाथ में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो फतवा दे, ठीक है। और इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी उनके हक में बयान दिया था, तो आप उनसे इस बात में इख्तलाफ करते किनसे? हैं? मुफ्ती तारिक मसूद से, ये अंजीर साहब वाले केस के हवाले से। Unbelievable, man. यार आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं वो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, बात से बात निकली है तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हेल्प क्या मी आप अंडरस्टैंड, उस ये आखिर जो आपने तबसरा किया है ये क्या है, इसकी जी, इल्मी बेस है, मेरी किस बात से आपको इल्मी बेस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि अगर उन पर वो इल्ज़ाम लगा और वो केस अभी अदालत में है, तो आपने उस हवाले से वीडियोस बनाई, आपका अपना एक मौक़िफ़ था, ठीक है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अपना एक मौक़िफ़ था, तो मैं ये लेकिन पूछना हम चाह रहा दोनों हूँ के कि मौक़िफ़ की डोमेन ही डिफरेंट है। मेरा तो मौक़िफ़ ये है ही नहीं कि 295 सीट ठीक लगी है गलत लगी है। मेरा तो मौक़िफ़ है कि जो इस तरह की ज़हर अफशानी नहीं करनी चाहिए कि आप अक़लीदों को वल्नरेबल कर दें, ये कहे कि ये उनका ये अक़ीदा है, उनका ये नहीं भाई, पढ़ना चाहिए। 60s में जो कैथोलिक चर्च है उसके आप अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, उसके अंदर मुसलमानों के बारे में क्या लिखा गया है, वो एक ज़माने में कोई रहा होगा यकीनन, लेकिन मैंने कहा फ्रिंज ओपिनियंस आपको दुनिया में पाए जाते हैं, मेन स्ट्रीम ओपिनियन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और ठीक है, क्या कोई मसीह और दूसरा जो है गुस्ताख वो, औरत से शादी, मेरा ये प्रॉब्लम था, उसके अलावा बाकी ठीक है, मैं इसमें एक सवाल है मेरा, क्या कोई मसीह जो है वो मसीह होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला सकता है? मतलब अगर उसने ईमान ला दिया, वो सच्चा नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा है, तो वो मसीह तो नहीं रहा? ये आप उसे कैसे कहेंगे कि तुम मसीह नहीं रहे? नहीं, मैं मसीह के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला रहा है तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाएगा? आई वुड लाइक टू थिंक दैट, लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं मैं फिर भी उस तरह से मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, एक बंदा नबूवत जो है नबी हजरत ईसा आप जो के बात आगे करें मांग रहा है। मफरूज़े पे है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरा जवाब जो है वो एक हकीकत पे बुनियाद है कि पॉल विलियम्स जो कि रिवर्टेड मुस्लिम हैं, ब्लॉगिंग थियोलॉजी बहुत अच्छा उनका ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जब कीथ वॉर्ड आए जो कि क्रिश्चियन हैं और नबी अलैहिस्सलाम को नबी समझते हैं, तो उन्होंने यही पूछा कि फिर अगर हैं तो फिर आप मुसलमान क्यों नहीं खुद को कहते? मैंने सेड कि काम कंफर्टेबल कि मैं जो क्रिश्चियन हूँ इस हवाले से मैं अब आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ज़रूरत है अपने आप को ईसाई ना कहने की, मुस्लिम कहने की। तो आपको मफरूज़े की बात नहीं है, ये ऐसे दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने उनकी मिसाल भी इसलिए दी थी कि उनके इस नज़रिए को हम मेन स्ट्रीम नहीं कहते। बिल्कुल ऐसे ही वो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो लफ्ज़ कहते हैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, जो इंजीनियर ने कहा और बाद में उसने बात बदल दी कि नहीं जिसको वो नहीं मानते गलती कहते होंगे, बाद में उसने डिफरेंट स्पिन अप्लाई कर दी, तो वो एक फ्रिंज ओपिनियन हो सकता है, उसको हम क्रिश्चियनिटी का मेन स्ट्रीम नहीं कहते। तो आपका सवाल है क्या कोई ऐसा बंदा हो सकता है? जनाब हैं, और कीथ वॉर्ड एक नहीं है, वो पूरी क्रिश्चियन स्कॉलरशिप है जो इस व्यू पे पक्की है। ठीक हो सर, इसके साथ जो मैं अगला सवाल ऐड करना चाह रहा था लेकिन बात कहीं और निकल गई कि अभी हाल ही में एक इस्लामाबाद में वाक़या एक सानिया पेश आया है, ये जो धमाका हुआ है उनकी बारगाह में, इमाम बारगाह में, तो आपने उसके हवाले से किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की, क्या वजह है? सर मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी मजम्मत आपने नहीं देखी। आपने की है? यही कह सकता हूँ की होगी फिर चलें ठीक है। क्या वीडियो की फॉर्म में या मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं। जब वो मामला हो रहा था तो मैंने इस पे ट्वीट की थी कि देखिए दहशतगर्दी एक ऐसी लानत है कि आप मतलब नमाजी हैं, जुमा है, जी जी,
मतलब एक मुसलमान से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अल्लाह की इबादत करने गया हुआ है और आप बम धमाके से आप उनको उड़ा दें। और बाद में खैर मुझे एक दो लोगों ने शिकवा भी किया कि अच्छा ये आप उनका नाम आप बीच में क्यों ले रहे हैं, तो भाई जिन पे जुल्म हुआ है उन्हीं का नाम लेना है ना, और मैं किस जेनेरिक में तबसरा कर दूँगा। एक मॉडर्न जो मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे सैयद अदीम साहब, वो मौलवियों को ठेकेदार तो समझते हैं दीन का, उसके साथ कहते हैं कि इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क किया है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? पब्लिक डिसएग्रीमेंट उससे मौजूद है, नई चीज़ में क्या ऐड करूँ? आई थिंक इज रॉन्ग है, मतलब कि मौलवियों ने नहीं किया। कोई कहते हैं ना कि मौलवी जो हैं वो सेकुलर हो गए हैं, और ये उनके ना जो समझने वाली बात जो है कि इख्तलाफ उनका आता कहाँ से है, वो मौलवी के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी दीनी इदारे के स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से है। जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है मदारिस का और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है उलमा की, वो उनके ख्याल में वो दीन को एज अ सिस्टम होनी चाहिए, ना कि सिर्फ तज़किया पे वो रिड्यूस्ड हों कि नमाज रोज़े अज़कार उस पर वो, और उसमें मेरा और साहिल अदीम का एक ही व्यू है। फ़र्क ये है कि मैं इस पे कोऑपरेशन की पॉलिसी पे हूँ कि वो अपने मदारिस में ये चीज़ पढ़ाते हैं, जो अकामत दीन है ये हिस्सा है उनकी एजुकेशन का, कि अब उसको रियलिटी में आना चाहिए। साहिल अदीम साहब इस चीज़ पे सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करते बल्कि बहुत ज़्यादा तलखी के साथ वो बातें जो कि बिल्कुल ही डिकोरम से हट के वो करते हैं। तो हमारी इस अप्रोच में डिफरेंस है कि एंगेज कैसे किया जाए। एंड आई थिंक साहिल अदीम साहब इज़ रॉन्ग, ही थिंक्स आई एम रॉन्ग, बट ठीक है सर, हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त दिया। अगर इसके दौरान हमसे कोई गलती या कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए पॉडकास्ट अच्छी ऐसी लगती है, वो सामने बैठ के ना सारी आप हाँ में हाँ मिलाते रहे तो वो मैं मोरो लोग बना लूँगा। तो कैमरे में देख के बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कैमरा आपको चैलेंज नहीं करता आगे से। हाँ ऐसे ही है। तो अगर हमने वहाँ पे वही काम करना हो तो देयर इज नो पॉइंट। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।